अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्टेड नावल एतबार मोहब्बत आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। इंतहा कोई नहीं है इब्तिदा होने के बाद, इंतहा कोई नहीं है इब्तिदा होने के बाद, इश्क किया है जान लोगे मुब्तला होने के बाद। बस इसी उम्मीद पर पेशे फना खामोश हैं कि एक जहां तामीर होगा सब फना होने के बाद। बस मैंने कह दिया कि अगर मनाहिल ने मरियम की मंगनी में शिरकत की तो फिर मैं हरगिज नहीं आऊंगी। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी बहन की खुशियों में शरीक होने के चक्कर में अपना घर और खुशियों को ही बर्बाद कर डालूं? ना भाई ना, मैं ऐसी हमाकत हरगिज नहीं करने वाली। आपा इंतहाई जोश और जज्बात में बोलती अम्मा को अच्छा खासा परेशान कर गई। अरे तो फिर क्या करूं मैं? मनाहिल को किस कुएं में धकेलाऊं या फिर छत पर ले जाकर उसे धक्का दे दूं? करीब ही पलंग पर बैठी कैरी खाने में मसरूफ मनाहिल को अम्मा ने नागवारी से देखकर कहा, जैसे किसी बात की परवाह नहीं थी। इंतहाई मगन अंदाज में कैरी की फांके नमक से लगा लगा कर मुंह में डाल रही थी, जैसे ये बात किसी और के लिए कही जा रही है। अम्मा आप खुद ही सोचिए, अगर मैं मंगनी में आई तो इमरान फिर मनाहिल को देखकर बदहवास हो जाएंगे। कितनी मुश्किलों से मैंने अपने घर को बचा रखा है, वरना इस मनाहिल बीबी की वजह से मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। अब आपा बाकायदा रोने की तैयारी कर रही थी। अरे अनीता तो इस कदर जज्बाती क्यों हो रही है? आखिर कब तक तू मैके नहीं आएगी? और मरियम उसके ससुराल वाले, इनसे क्या कहूंगी मैं? हर बार तेरा पूछते हैं कि बड़ी बहन से मुलाकात नहीं हुई हमारी। अम्मा समझाने वाले अंदाज में बोली, अम्मा मेरा तो खुद दिल चाह रहा है आप सबसे मिलने को। 6 माह पहले रुखसत होकर नवाबशाह आई हूँ तो एक बार भी अपने शहर और घर आना नसीब नहीं हुआ। अनीला साहिबा अब बाकायदा चहकू पहकू रोते हुए बोल रही थी। अब तू ही बता अनीला, मैं कहाँ इससे इस मनाहिल को दफान करूं? अम्मा मनाहिल को खा जाने वाली निगाहों से घूरते हुए इंतहाई चिढ़कर बोली। तो इस बार मनाहिल अम्मा की जानी मतवज्जो हो ही गई। अम्मा इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे तो दुख है कि इमरान भाई इतने हल्के किरदार के इंसान हैं। आपा जैसी बीवी के वो हरगिज लायक नहीं है। मनाहिल बुरा मानकर बोली तो अम्मा ने जल्दी से टेलीफोन बंद कर दिया कि कहीं अनीला ना सुन ले, वरना कयामत ही आ जाएगी। अरे बेहया लड़की, अपने बहनोई के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? जन्म जली कलमोही इमरान तेरे बड़े भाई जैसा है। अम्मा उसे बेनक़्त सुनाने में लगी हुई थी। अम्मा इमरान भाई को खुद रिश्तों का एहतराम नहीं है, आप मुझे क्यों कसूरवार समझती हैं? मनाहिल हुनुस काफी चिड़े हुए लहजे में बोली तो अम्मा को जैसे पतंगे ही लग गए। जब ही मरियम ने दरमियान में आकर मुदाखलत की, खुदा के वास्ते मनाहिल अपनी जुबान को बंद रखो और अम्मा आप भी गुस्सा थूक दें और यहाँ बैठें। मरियम अम्मा को बाजुओं से थामकर तख्त की जानिब ले आई। आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मनाहिल को देखकर इमरान भाई ने फिर से उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी, तो हो सकता है इस बार आप और आपा इन्हें संभालने में नाकाम रहें। तो क्या करूं मैं? बेटी और दामाद तेरी मंगनी में ना आए, ये कैसा गवारा कर लूं? और तेरी ससुराल वाले कितनी बातें बनाएंगे। या अल्लाह मैं क्या करूं? आखिर मैं अम्मा सर थामे रूहानसी होकर बोली तो मनाहिल ने इंतहाई खामोश निगाहों से अम्मा को देखा और चुपके से गांव से बाहर निकल आई। अम्मा मेरे जहन में एक बात आई है जिसकी बदौलत आपा और इमरान भाई मंगनी में शिरकत कर सकते हैं। मगर पुरसोच अंदाज में बोलते बोलते अचानक मरियम ने अपना जुमला अधूरा छोड़ा तो अम्मा ने इंतहाई बेताबाना अंदाज में मरियम के हाथों को थामकर इस्तफसार किया, मगर क्या मरियम? अम्मा अगर हम मनाहिल को हमीदा फुफो के घर उनके गांव भेज दें तो फिर आपा यकीनन यहाँ आने को राजी हो जाएंगी। मरियम ने अपना जुमला पूरा किया। अरे यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अम्मा जोश और मुसरत के मिले जुले जज्बात समेत बोली, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मरियम हमीदा बेचारी अकेली रहती है, एक ही बेटी है जो लाहौर शहर में ब्याह कर चली गई। हमीदा भी खुश हो जाएगी और हमारा मसला भी हल हो जाएगा। मगर अम्मा मनाहिल राजी हो जाएगी खानेवाल जाने के लिए? मरियम ने इस्तफसार किया। अरे क्यों नहीं होगी राजी? वो तो है ही सैर सपाटों की शौकीन, इब्ने बतूता की जाननशीन, देखना सर के बल जाएगी। अम्मा जोश और मुसरत से बोली तो मरियम ने भी मुतमईन होकर एक गहरी सांस फिजा में खारिज की। बस अड्डे पर भांत भांत के लोग थे और अम्मा पिछले आधे घंटे से मनाहिल को नसीहत किए जा रही थी, खबरदार जो तूने अपने बुरके का पर्दा उठाया, और हाँ सफर में किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। जब अम्मा ने यही जुमला 7वीं बार दोहराया तो मनाहिल अच्छी खासी चिढ़ गई। अम्मा एक तो इतनी शदीद गर्मी में आपने मुझे ये काला बुरका पहना दिया, और तो और ये मुंह के आगे इतना बड़ा शामियाना भी डलवा दिया, और फिर ऊपर से इतनी गरम गरम नसीहतें किए जा रही हैं। अब तो मेरा भेजा
भी पिघलना शुरू हो गया है। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो कंडक्टर आवाजें लगा रहा है, जा जाकर बस में बैठ जा, अम्मा जल्दी से बोली। तो मनाहिल ने बस की जानिब चल दी और खिड़की के बराबर वाली सीट पर विराजमान हो गई। थोड़ी देर बाद बस पूरी तरह से भर गई तो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो गई। तो तुम ये छुट्टियां गुजारने यकीनन मलेशिया जा रहे हो या फिर अलिशबा के साथ सिंगापुर? व्हाट रबिश, मैं भला अलिशबा के साथ सिंगापुर क्यों जाऊंगा? मेरी अभी उससे शादी नहीं हुई है। तौकीर की बात पर अशहद ने अपना सामान की पैकिंग करते हुए बदमजा होकर कहा तो तौकीर ने इंतहाई जानदार कहका लगाया, अबे मेरा मतलब ये थोड़ी है कि तू और अलिशबा अकेले सिंगापुर में रहोगे, गालबन तुम्हारे मामू वहाँ रहते हैं ना। नहीं यार, मैं सिंगापुर या मलेशिया नहीं जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा ये फिलहाल मैंने सोचा नहीं। अशहद बेपरवाह लहजे में बोला, वैसे यार तू बड़ा लकी है, तेरी फ्यांसी अलिशबा बहुत एजुकेटेड और समझदार लड़की है और तेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। बस मेरे लिए दुआ करना कि आजकल अम्मी बड़े जोर शोर से मेरे लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं, बल्कि कल ही फोन पर वो किसी लड़की का तस्करा भी कर रही थी। क्या नाम बता रही थी वो बोलते बोलते आखिर में तौकीर ने बाकायदा अपनी कनपटी पर अंगश शहादत मारते हुए कहा, तुम्हें भी यकीनन अच्छी लड़की मिल ही जाएगी, बस अल्लाह पर भरोसा रखो मेरी जान। अशहद उसका कंधा थपक कर बोला। तौकीर ने मुस्कुराकर अस्पात में सर हिलाया। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर हमीदा फूफो अपने घुटनों को बमुश्किल संभालती हाँफती कांपती दरवाजे तक पहुंची। अरे छुरी तले दम तो ले लो, क्या हुआ, दरवाजा तोड़ ही डालोगे क्या? बोलते बोलते हमीदा फूफो ने दरवाजा खोला और जो ही नजर बुर्कापोश खातून पर पड़ी तो कदरे चौंक गई। फूफो, आपने मुझे पहचाना नहीं? मनाहिल बुर्के में मुंह छुपाए गोया हुई तो हमीदा फूफो ने मानूस सी आवाज पर कदरे उलझ कर उसे देखा। उसी दम जो ही मनाहिल ने नकाब उल्टा हमीदा फूफो बेतहाशा खुश हो गई। अरे मेरी बच्ची मनाहिल, तू यहाँ अचानक कैसे? आजा मेरी धी, अंदर आजा। हमीदा फूफो के पुरतपाक इस्तकबाल पर मनाहिल खुशी से अंदर आई और जब हमीदा फूफो के इस्तफसार पर मनाहिल ने इन्हें अपने यहाँ आने का मकसद बताया तो हमीदा फूफो सोच में डूब गई। मेरी बच्ची, मेरी अनीला, इतने अरसे बाद तेरी सूरत देखना नसीब हुई है, कितनी खूबसूरत हो गई है तू। अम्मा अनीला को देखकर बेतहाशा खुश हो रही थी, जो आज ही नवाब शाह से पहुंची थी, जबकि इमरान की मतलाशी नजरें पूरे घर में घूम रही थी। मैं भी तो आप लोगों को कितने दिनों बाद देख रही हूँ। अम्मा मुझे अपने हाथ के पराठे तो खिलाइए, मेरा बहुत दिल चाह रहा है खाने को। अनीला लाड भरे अंदाज में बोली तो अम्मा निसार हो गई। क्यों नहीं मेरी बच्ची, खाना तो वैसे भी तैयार है, मैं अभी तुम दोनों के लिए पराठे भी बना देती हूँ। मरियम, तुम इमरान मियाँ और बहन को उनके कमरे में ले जाओ ताकि ये दोनों मुंह हाथ धो लें, मैं किचन में जा रही हूँ। अम्मा मरियम को हुक्म सादिर करके खुद किचन की जानिब चल गई तो नाचार इमरान को अनीला के पीछे वहां से उठना पड़ा। खानेवाल की तहसील में वाकई इस छोटे से गांव में मनाहिल इंतहाई मगन हो गई थी। वो थी ही ऐसी, जहां जाती वहीं रच बस जाती। हमीदा फूफो भी मनाहिल के आने से बहुत खुश थी, जो उनके चचा भाई की बेटी थी। फूफो, वो भूरी मुर्गी किसी तौर मेरे हाथ नहीं आ रही, पूरे सहन में अटकलियां करती फिर रही है। बाकी सारी मुर्गियां मैंने काबक में बंद कर दी हैं। सुर्ख और पसीने से नम चेहरे लिए मनाहिल कमरे में आई और थके थके अंदाज में बोलती पलंग पर ढह गई। अरे तुम्हें किसने कहा था मुर्गियों के पीछे यूं हलकान होने को? अभी शादो आ जाती तो सारी मुर्गियों को काबक में डाल देती। और फूफो जयनमाज तय करते हलावत आमिज लहजे में बोली, कोई बात नहीं फूफो, मुझे मुर्गियां पकड़ने में बड़ा मजा आ रहा था। मुनाहिल हाथ वाला पंखा खुद पर झलते हुए बोली थी तो उसी दम शादो कमरे में दाखिल हुई। अम्मा जी, ये सारी मुर्गियां किसने बंद की? अपनी मनाहिल ने, बस वो भूरी वाली मुर्गी उसके हाथ नहीं आई। फूफो मुस्कुराकर मनाहिल को देखते हुए बोली, अम्मा मैंने भूरी मुर्गी भी बंद कर दी है, वैसे ये बाजी तो मुझे शहर वाली लगती ही नहीं, कल ट्यूबवेल पर भी मेरे साथ जाकर पानी के बर्तन भर कर लाई थी। फूफो, आपका गाँव काफी पसमानदा है, बिल्कुल पुराने जमाने की तरह। यहाँ लोग कुआं और ट्यूबवेल से पानी भरकर लाते हैं, मगर ये है बहुत खूबसूरत। एक साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था यहाँ से जाने को, मगर इतना कहकर वो चुप हो गई। एक तकलीफ दे एहसास पूरी तरह उसके जहन में बेदार हुआ था। नलों में पानी तो आता है मगर बहुत कलील मिकदार में, इसलिए लोग पानी की जरूरत कुएं और ट्यूबवेल से पानी भरकर पूरी कर लेते हैं। फूफो घबराकर बोली कि मुबादा मनाहिल के मुंह से कोई भूली भटकी बात निकल जाए तो जो किस्सा पानी ना हो चुकी हो, जो उनके साथ साथ मनाहिल को भी गहरी अजियत में मुब्तला कर दे। शादो जाकर मवेशियों को चारा डालकर आओ, वैसे भी आज तुम बहुत देर से आई हो, अभी बहुत काम पड़े हैं। फूफो ने शादो को मुखातिब किया तो वो जी अच्छा कहकर वहां से चली गई। फूफो, इस तमाम किस्से में मेरा तो कसूर कोई नहीं था ना? मनाहिल की मुजम्मल सी आवाज उभरी तो उन्होंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो इस पल इन्हें बहुत बिखरी बिखरी लगी थी। नहीं मेरी चंदा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, और ये बात सिर्फ हम दोनों और तुम्हारी फाखरा खाला जानते हैं, मगर अब तुम ये सब भूल जाओ और गलती से भी
ये बात दोबारा जुबान पर ना लाना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। फूफो उसे समझाते हुए बोली तो मनाहिल ने अस्पात में सर हिला दिया। दरवाजे की दस्तक पर फूफो ने जब दरवाजा खोला तो नौवारिद को देखकर चंदसानी के लिए साख्त जामद रह गई। क्या हुआ मामी, मेरे आने की खुशी नहीं हुई आपको? अशहद की आवाज पर यकदम वो चौंक पड़ी, जो 2 दफा इन्हें सलाम करने और जवाब ना पाने के बाद कदरे उलझकर उनसे सवाल कर रहा था। अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे, भला ऐसे कैसे हो सकता है? खुद को बमुश्किल संभाल कर फूफो ने उसे गले से लगाया और बड़ी मोहब्बत से इन्हें अंदर ले आई। मर्दाना आवाज सुनकर मनाहिल किचन से तजस्सुस आमेज अंदाज में बाहर आई तो एक अजनबी को देखकर वो अच्छा खासा चौंक उठी। ये सूरत उसे जानी पहचानी सी लगी। उसी पल अशद ने भी मनाहिल की जानिब देखा और उसी दम ना जाने क्यों हमीदा फूफो सिटपटा गई थी। अशद, ये मेरे चचा साथ भाई की बेटी है मनाहिल, कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने मुल्तान से आई है, बड़ी प्यारी बच्ची है। अशद ने काफी गहरी निगाहों से पर्पल रंग के सूट में मलबूस मनाहिल को देखा, जिसकी सुनहरी रंगत पर पर्पल सूट और भी ज्यादा नुमाया हो रहा था। वो बड़े जोर शोर से कपड़े धोने में मसरूफ थी जब अशद लाल भभू का चेहरा लिए उसके सर पर आ खड़ा हुआ। ये मेरा मोबाइल तुमने तोड़ा है? अशद सेलफोन उसकी आंखों के सामने लहराते हुए बोला तो मनाहिल ने इंतहाई चौंक कर उसे देखा। फिर बात उसकी समझ में आई तो वो अच्छा खासा तप गई। मैं क्यों तोड़ूंगी आपका मोबाइल? मेरी आपके मोबाइल से भला क्या दुश्मनी? मनाहिल रखाई से बोली, देखिए मैडम, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं नहाने गया तो ये बिल्कुल सही सालम था और जब मैं बाहर आया तो ये मुझे 2 टुकड़ों में मिला और इस वक्त आपके अलावा घर में कोई नहीं है। अशद इंतहाई ठहर ठहर कर बोला तो मनाहिल ने इत्मीनान से अपनी शर्ट को बाल्टी में डाला और बड़े सुकून से बोली, अव्वल तो मेरा नाम मैडम नहीं मनाहिल अहमद है और दूसरा ये कि जब मैं आपके कमरे में गई ही नहीं तो मोबाइल मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? तो क्या फिर किसी भूत ने आकर ये मोबाइल तोड़ दिया? कोई जिन इसकी ये हालत बना गया? इस वक्त अशद इंतहाई खौफजदा अंदाज में था और उसकी बहुत जरूरी कॉल आनी थी और मोबाइल की यह हालत थी जब कोई दूसरा फोन भी उसके पास नहीं था। अरे आप कमाल कर रहे हैं, जब मैंने ये मोबाइल नहीं तोड़ा तो क्यों आप मेरे पीछे पड़ गए हैं? मनाहिल चिढ़कर बोली और उसी दौरान शादो छत से नीचे आई। बाजी, मैंने कबूतरों को दाना डालते बोलते बोलते अचानक शादो की निगाह अशद के हाथ पर पड़ी तो एकदम खामोश हो गई। अगर आपको मोबाइल की जरूरत है तो आप मेरा ले लीजिए, मुझे इसकी खास जरूरत नहीं है। मनाहिल कुछ सोचते हुए बोली, फिर शादो से कहा, फूफो के कमरे से मेरा मोबाइल ला दो, इनका मोबाइल ना जाने कैसे टूट गया है, इनको जरूरत होगी। वो भाई जी मुझे माफ कर दीजिएगा, ये आपका फोन मेरे हाथ से गिर गया था। शादो इंतहाई शर्मिंदा होकर उंगलियां मरोड़ते हुए बोली तो अशद बेपनाह शर्मिंदा हो गया। खामख्वाह मनाहिल पर इल्जाम धर दिया था। उसने बेसाख्ता मनाहिल की जानिब देखा जो बिल्कुल नॉर्मल चेहरे के साथ दोबारा कपड़े धोने में मगन हो गई थी। आइए भाई जी, मैं आपको बाजी का फोन दे देती हूँ। शादो की आवाज उसकी समाज से टकराई तो अशद एकदम चौंक उठा, फिर खामोशी से शादो के पीछे चल दिया। अब बता अशद, इतने अरसे बाद तुझे मामी की याद कैसे आ गई? खाने से फरागत के बाद जब अशद हमीदा फूफो के साथ तख्त पर बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था जब अचानक ही फूफो ने इस्तफसार किया। चंद सानिये अशद खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, बस यहाँ छुट्टियां गुजारने चला आया। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ कि सिर्फ छुट्टियां गुजारने तुम यहाँ आए हो। या ये बताओ अलिशबा कैसी है? शादी कब कर रहे हो? हमीदा फूफो ने कसदन ही मौजू बदला। अलिशबा ठीक है, शादी तो फिलहाल अभी नहीं कर रहा, अलिशबा की स्टडी भी चल रही है। अशद बेपरवाही से बोला। फिर अचानक उसके जहन में कुछ डर आया तो वो बेसाख्ता बोला, मामी ये लड़की मनाहिल यहाँ कब तक रहेगी? मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है। अशद ना जाने क्यों मनाहिल से उलझ रहा था। हालांकि सिर्फ 2 या 3 बार ही उसकी मनाहिल से बहुत मुख्तसर बात हुई थी। अरे अजीब क्यों लगती है तुम्हें? इतनी प्यारी तो है मेरी बेटी। फूफो प्यार भरे लहजे में बोलती इन्हें मनाहिल बहुत अजीज थी। दरअसल मनाहिल के साथ एक मसला हो गया है, वो मसला है उसका बहनोई इमरान। हमीदा फूफो संजीदगी से बोलती तो अशद के अंदर तजस्सुस ने सर उभारा। बहनोई इमरान वो कैसे? अरे अनिला की शादी से 4 दिन पहले ही अचानक इमरान ने मनाहिल से शादी करने की ख्वाहिश कर दी। भाई और अनिला तो सदमे से जैसे अदमुए हो गए थे। जग हसाई का खौफ और फिर बेटी की बदनामी के खदशात ने गोया भाभी को जिंदा दरगोर ही कर दिया था। फिर इमरान के घर के बड़े बुजुर्गों ने इमरान को समझाया बुझाया और ऊंच नीच से आगाह किया तो इमरान नाचार अनिला से शादी पर रजामंद हो गया और शादी हो गई। मगर अनिला के दिल में ये अनी उतर गई कि मनाहिल की वजह से उसका घर बसने से पहले उजड़ने वाला था। शादी होते ही वो नवाबशाह रुखसत हो गई और अब उसकी बहन मरियम की मंगनी का सिलसिला चला तो वो सिर्फ इसी शर्त पर मुल्तान आई कि मनाहिल वहां मौजूद ना हो, लिहाजा भाभी ने उसे यहाँ भेज दिया। फूफो पूरी तफसील से गोया हुई तो अशहद ने बेसाख्ता फूफो के कमरे की जानिब देखा जहाँ वो अंदर मौजूद थी। मोबाइल को जोर शोर से बजती बीप पर वो हड़बड़ा कर उठा और बिना स्क्रीन पर नजर डाले यस का बटन दबाता कि उसका म्यूजिक का गला घोंट सके। हद होती है अशद बेपरवाही और गैर जिम्मेदारी की। तुमने मुझे बताने की जहमत गवारा नहीं की और वहां खाने वाल जाकर बैठ गए। आई विल किल यू अशद,
आई एम सॉरी अलिशबा, तुम अपने इम्तिहान में मसरूफ थी तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। अरशद जल्दी से सफाई देने वाले अंदाज में बोला तो अलिशबा मजीद चिढ़ गई। तुम मुझसे इतने फॉर्मल क्यों रहते हो अरशद? तुम मुझे कभी भी किसी भी वक्त डिस्टर्ब कर सकते हो, मैं क्यों कोई गैर तो नहीं हूँ। कुछ अरसे बाद हमारी शादी होने वाली है। ओके बाबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब तुम फोन बंद करो, मैं फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद तुम्हें फोन करता हूँ। अरशद नरमी से बोला तो अलिशबा ने अल्लाह हाफिज कहकर फोन रख दिया। मनाहिल शादो की हमरा कुएं से पानी भरकर लाने के लिए घर से निकली तो सामने से आते अरशद से उनका टकराव हो गया। जब शादो की जुबानी उसे मालूम हुआ कि वो पानी भरने जा रही हैं तो वो भी उनके साथ हो लिया। तुम्हारा मोबाइल मैं घर जाकर लौटा दूंगा और सिम तो इसी दिन मैंने शादो के हाथों में भिजवा दी थी। मैं दरअसल तुमसे मैंने आपको माफ कर दिया। अचानक मनाहिल उसका जुमला काटकर इंतहाई बेपरवाह अंदाज में बोली तो अरशद हैरत से उसे देखने लगा। न जाने शादो किसी से बात करते हुए पीछे रह गई थी। दोनों पगडंडी की जानिब आए तो अरशद मनाहिल से मुखातिब हुआ, जो लेमन कलर के सूट में अपने मुनफरिद अंदाज समेत आज भी बहुत खास लग रही थी। मैंने तुमसे माफी कब मांगी? अरशद उस निगाहों की गिरफ्त में पूरी तरह लेते हुए उसे बोला, नहीं मांगी मगर मांगने वाले थे। मनाहिल इतने यकीन भरे लहजे में बोली कि अरशद महज उसे देखता रह गया। फिर एकदम एक मुस्कुराहट उसके लबों पर दर आई। काफी ज़हीन हो तुम। वैसे तुम्हारी एजुकेशन क्या है? साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हूँ। वो इंतहाई सादगी से बोली तो अरशद मुतासिर हुए बिना न रह सका। वेरी नाइस, वैसे लगती तो तुम काफी छोटी हो, उसका मतलब है उम्र चोर हो। अरशद को उससे बातें करने में मजा आ रहा था। मनाहिल उसे काफी दिलचस्प लगी, बेपरवाह और खुद में मगन, थोड़ी मुनफरिद, थोड़ी छुपी छुपी सी, किसी राज की माने। ये आपकी राय है, वरना सब मुझे बड़ा ही समझते हैं। मनाहिल कुएं के करीब पहुंचकर आसानियत से बोली। फिर यूं ही मनाहिल से बात करने के घर से बोला, मामी के पास पहली बार आई हो क्या? नहीं, 1 साल पहले भी आई थी। अरशद के अचानक इस अवसर पर मनाहिल बेसाख्ता जवाब दे गई। अरशद ने बेतहाशा चौंक कर उसे देखा। उस पर ना जाने क्यों मनाहिल उसे घबराई घबराई सी लगी। मनाहिल तुम अरशद से मिली थी? अरशद के इस जुमले ने मनाहिल को अच्छा खासा बदहवास कर दिया। बेसाख्ता स्टील का मटका उसके हाथ से फिसल कर जमीन बोस हो गया था। कौन अरशद? मैं किसी अशर को नहीं जानती। मनाहिल कतियत भरे अंदाज में बोली, तुम बता रही हो कि 1 साल पहले तुम यहाँ आई थी और 1 साल पहले अशर भी यहाँ आया था। हैरत है, तुम दोनों की आपस में मुलाकात कैसे नहीं हुई? अरशद उसे गहरी निगाहों से देखते हुए ना जाने क्या खोजने की कोशिश कर रहा था। मेरी किसी अशर नामी इंसान से नहीं मुलाकात हुई और ना ही मैं जानती हूँ। मेरे जाने के बाद यहाँ आए हो शायद। और फिर उनके जाने के बाद इस बार मनाहिल काफी खुद इत्मीदी से बोली। इंतहाई सरत से उसने अपने आप को संभाला था। या अल्लाह, क्या फिर कोई नई मुसीबत मेरी मुंतजिर है? वो बेसाख्ता दिल ही दिल में बोली थी, मुझे फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कल शाम यहाँ से जा रहा हूँ। अरशद की आवाज ने उसकी सोचों के तसलसल को यकदम तोड़ा तो मनाहिल ने कदरे चौंक कर उसकी जानिब देखा मगर बोली कुछ नहीं। तुमसे मुलाकात अच्छी रही, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो हम फिर कभी जरूर मिलेंगे। अरशद जोश और इखलाक से बोला तो मनाहिल ने महज अस्पात में सर हिलाने पर इत्तफा किया। वैसे तो मेरी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर में होती रहती है, मगर मेरा घर कराची में है। कभी कराची आना हो तो मेरे घर जरूर आना। अरशद नरम लहजे में बोला तो मनाहिल ने दिलचस्पी से इस्तफसार किया, अच्छा आप कराची में रहते हैं? मुझे कराची देखने का बहुत शौक है। वैसे आपकी जॉब क्या है? मैं पाकिस्तान आर्मी में हूँ। अरशद नॉर्मल लहजे में बोला, जबकि मनाहिल फड़ते जोश से उछल पड़ी, वाकई आप आर्मी में हैं? मुझे तो मालूम ही नहीं हो सका। क्यों, आर्मी वालों के सर पर सींग होते हैं या फिर दुम होती है? अरशद उसका इश्तियाक और मसरत देखकर मुस्कुराकर बोला तो वो बेसाख्ता हंस पड़ी। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होता, मगर फिर भी कुछ तो होता है। अच्छा क्या होता है? अरशद को मनाहिल से बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसने इंतहाई दिलचस्पी से इस्तफसार किया, जैसे वो काफी अफड़ मिजाज और सख्त तबीयत के हामिल होते हैं और बहुत ज्यादा बाअसूल भी। मनाहिल मटका एक तरफ रखकर कुएं की मंडीर की दूसरी जानिब तकते हुए बोली, अलिशबा भी यही कहती है, उसे भी आर्मी वाले बहुत सख्त मिजाज लगते हैं क्योंकि उसके पापा मेरे बॉस मतलब कर्नल हैं। अरशद सहूलत से बोलता तो मनाहिल मुस्कुराने लगी। आपकी मंगेतर है ना अलिशबा? मनाहिल के इस अवसर पर अरशद ने अस्पात में सर हिलाया कि महान उसके जहन में कुछ आया। तुम्हें आर्मी के लोग पसंद है ना? कहो तो तुम्हारा रिश्ता देखूं। अरशद की इस बात पर मनाहिल को बेसाख्ता जोर की हंसी आ गई। अरे आप तो बिल्कुल रिश्ता कराने वाली बुआ की तरह बात कर रहे हैं। नहीं जी, आपका शुक्रिया, मैं वाकई सीरियस कह रहा हूँ मनाहिल, तुम्हें बहुत आसानी से रिश्ता मिल सकता है। रियली? अरशद से बहुत उसे देखते हुए बोला तो मनाहिल उसके बेबाक तजिए पर झेम सी गई थी। अरशद प्लीज अब खामोश हो जाएं। चेहरे पर हया की बिखरी सुर्खी और आवाज में लजाजत के अनोखे रंग
इस पल मनाहिल को बहुत खूबसूरत बना रहे थे। अशद उसे देखकर मुस्कुराने लगा और मजीद उसे छेड़ने के गर्ज से बोला, मेरे बैग में 3 लड़के इस वक्त बिल्कुल कमा रहे हैं, तुम कहो तो बात चलाओ। उफो, आप क्यों औरतों जैसी बातें करने लगे हैं? मनाहिल अचानक उचककर मंदिर से उतरते हुए बोली, मगर उसी पल न जाने कैसे उसका पांव जोर से मुड़ा और बेसाख्ता एक चीख उसके होंठों से निकली थी। क्या हुआ मनाहिल? अशद जल्दी से उतरकर उसके पास जाकर फिक्रमंदी से बोला, जो इस वक्त पांव पकड़े तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त करने में बेहाल हुए जा रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पैर में मोच आ गई है, लाओ मुझे दिखाओ। नहीं प्लीज, पैर को हाथ नहीं लगाइएगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अशद के बढ़ते हुए हाथ को देख मनाहिल ने बेसाख्ता कहा। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर तेजी से उसके गालों को भिगो रहे थे। ओ कम ऑन मनाहिल, बहादुर बनो, ये क्या बच्चों की तरह रोने लगी? मुझे पैर दिखाओ, अशद रोब से बोला और फिर झुककर उसका पांव अपने हाथ में थामा और चंद ही सेकंड में पांव की मोच महारत से निकाल दी। अलबत्ता एक जोरदार चीख जरूर फजा में बुलंद हुई। अशद इत्मीनान से हाथ झाड़कर उठ खड़ा हुआ और फिर सहारा देकर मनाहिल को भी उठाया। आपने तो फौरन पैर ठीक कर दिया, वो ममनून लहजे में बोली। मैडम, आर्मी का बंदा हूँ, हमें हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, अशद शोखी से बोला तो मनाहिल भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दी। अगले दिन की शाम जब अशद ने रफ्ते सफर बांधा तो मनाहिल उसके बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। 2 दिन मजीद यहाँ रहकर वापस मुल्तान जाने वाली थी। वो जाते वक्त हमीदा पुप्पो ने अशद को समझाया था, बेटा 1 साल पहले जो कुछ हुआ था ये वो महज हादसा था, मुशीयत इलाही, तुम इस बात को भूल जाओ बच्चे। मामी, क्या वाकई आप इस लड़की को नहीं जानती? अशद अपने बाजू सीने पर रखे इन्हें जांचती निगाहों से देखते हुए बोला। हमीदा पुप्पो पहले ही अशद के सवाल के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। वो अशद के जहन में बिखरी धुंध और कोहर को साफ करना चाहती थी। एक गहरी सांस फजा में सुपुर्द करते हुए नफी में सर हिलाकर बोली, मैं नहीं जानती। किसी के ऐप पर पर्दा डालने और मुमकिन फसाद से बचाव के लिए बोला जाने वाला झूठ झूठ नहीं होता। ये झूठ बोलते हुए हमीदा पुप्पो अपने आप को यही समझा रही थी। मामी, आप तो जानती है ना कि इस पूरी दुनिया में अशर के अलावा मेरा कोई नहीं था। अम्मी अब्बू के रोड एक्सीडेंट में वफात के बाद अशर ही मेरे लिए सब कुछ था। अशर सदमे की कैफियत में घिरकर बोला तो हमीदा पुप्पो ने अस्बात में सर हिलाया। हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ, मगर अशर बस इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आया था। ये तकदीर का फैसला था और तकदीर के फैसले अटल होते हैं, इन्हें कोई नहीं बदल सकता। हमीदा पुप्पो इंतहाई मोहब्बत और हलावत से उसे समझा रही थी और वो खामोशी से सुन रहा था। फिर मनाहिल और हमीदा पुप्पो को खुदा हाफिज कहकर उसने कराची की राह ली और 2 दिन बाद मनाहिल भी मुल्तान वापस आ गई। अनीला आपा वापस नवाबशाह जा चुकी थी। मरियम की मंगनी बखैर आफियत अंजाम पा गई थी। उसने भी यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। वैसे भी इतनी छुट्टियों की बदौलत पढ़ाई काफी खर्च हो गया था। मुल्तान आकर वो अपनी पढ़ाई और घर के कामों में बहुत मसरूफ हो गई थी, मगर इतनी मसरूफियत के बावजूद अशद का ख्याल उसके जहन के दरीचों में आकर जरूर झांक लेता। कभी कभी वो फुर्सत से अशद के मुतालिक सोचती तो लब आपो आप ही मुस्कुराने लगते, जैसे दिल जैसे झूम झूम उठता और सांसें गोया महक सी जाती। कोई तो बात है अशद की शख्सियत में जो सहर अंगेज है, जो मसूर कुन, उसके मगरूर भवें या फिर वो खड़ी नाक या फिर उसका सादा सा बेपरवाह अंदाज। मनाहिल अशद की शख्सियत की खूबसूरती में वो पहले ढूंढने की कोशिश करती जो मनाहिल को बहुत अच्छे लगते थे। आज वो यूनिवर्सिटी से घर आई तो अम्मा का मूड हस्बे मामूल नागवार ही देखा। ना जाने मनाहिल से वो क्यों बेजार और आजिज सी रहती थी। ऊपर से जब से इमरान वाला किस्सा हुआ था, अम्मा समझती रहती इस सारे मामले में कसूरदार सिर्फ वो है। अम्मा, आज रात के लिए खाना क्या बनाऊं? मनाहिल कपड़े चेंज करके अम्मा के पास आकर गोया हुई तो अम्मा को जैसे पतंगे लग गए। जहर पका डाल और खिला दे हम सबको ताकि सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। अम्मा के इतने शदीद रद्द-ए-अमल पर मनाहिल अपनी जगह जम सी गई। काश तेरी जगह अल्लाह ने मुझे बेटा दिया होता तो आज ये दिन मुझे ना देखने पड़ते। कई बार बोले जाने वाला जुमला अम्मा ने फिर दोहराया, जो उसके लिए हरगिज नया नहीं था। जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था, अम्मा उठते बैठते सोते जागते यही बात जताती रहती कि तीसरे बच्चे की पैदाइश के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आइंदा वो मां बनने से गुरेज करें, मगर सिर्फ बेटे की चाहत ने इन्हें यह खतरा मोल लेने पर मजबूर कर दिया था। मगर जब इंतहाई दुआओं और मन्नतों मुरादों के बावजूद उनकी गोद में लड़की आई तो ना जाने क्यों अम्मा को इस बच्ची से चिढ़ सी हो गई। मनाहिल अनचाही औलाद थी, अलबत्ता अपने अब्बा की बेहद लाडली थी, मगर 7 साल पहले जब वो दारे फानी से कूच कर गए तो वो अम्मा के सर्दोगर्म रवैयों के लपेट में आ गई थी। बाकी 2 बड़ी बहनें अम्मा की इंतहाई लाडली थी, मगर मनाहिल के साथ उनका सलूक सौतेली माँ वाला था। हुआ क्या है अम्मा, किस बात पर आपको इतना गुस्सा आ रहा है? मनाहिल ने इंतहाई तहम्मुल से इस्तफसार किया। अरे
होना क्या है, सिर्फ तेरी वजह से इमरान मेरी अनिला को खुश नहीं रख पा रहा। अरे जन्म जली नास बेटी, ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया तूने इमरान पर जो तेरे लिए बावला हुआ जा रहा है। अम्मा की बात पर मनाहिल ने अपना सर हाथों में थाम लिया। वो इंतहाई मुजम्मल अंदाज में थके थके कदमों से अपने कमरे में आई और बिस्तर पर ढह गई। उसी पल उसके अंदर इतनी घुटन बढ़ी कि उसका दिल चाहा कि चीख चीख कर रोना शुरू कर दे। कि मान उसका मोबाइल बज उठा। उसने चौंक कर मोबाइल फोन की जानिब देखा और स्क्रीन पर जगमगाते अजनबी नंबर को देखकर वो सोच में पड़ गई। फिर बेध्यानी में यस का बटन दबाकर कान से लगा लिया। हेलो मनाहिल, मैं अशद बात कर रहा हूँ। एकदम मनाहिल को लगा जैसे फजा एकदम गुनगुना उठी हो। सारी कसाफत और घुटन सर पर पैर रखकर न जाने कहाँ भाग गई थी। मनाहिल के अंदर जैसे जिंदगी सी जाग उठी थी। हेलो अशद, आपने कैसे फोन कर लिया? वो बमुश्किल अपनी खुशी पर काबू पाकर बोली। तुमसे दोस्ती की है तो आखिर तुम्हारी खैर खबर तो रखनी पड़ेगी ना। वो इंतहाई फ्रेश अंदाज में बोला तो मनाहिल बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अच्छा, ये दोस्त याद है आपको? मैं तो समझी थी कि कब का मुझे भूल गए होंगे। बेसाख्ता मनाहिल के मुंह से उसके दिल की बात निकली थी। इतना बेवफा समझ लिया मुझे। अशद की मुस्कुराती आवाज फोन से उभरी तो बेअख्तियार उसने सेलफोन की जानिब देखा। ऐसा लगा जैसे अशद उसके करीब से बोला हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे गुमान नहीं था कि आप फोन करेंगे। मनाहिल साफ गोई से बोली और फिर तकरीबन अशद ने आधा घंटा उससे बात की जो आज कल खारिया में था। आधे घंटे बाद जब मनाहिल ने फोन बंद किया तो इस पल वो अपने आप को काफी हल्का फुल्का और फ्रेश महसूस कर रही थी। अलिशबा ना सिर्फ अशद की मंगेतर थी बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी थी। वो ये बात वाज़े तौर पर महसूस कर रही थी कि अशद की बातों में आधे से ज्यादा तज़किरा मनाहिल का ही होता था। इस बार वो कराची आया तो अलिशबा ने काफी सोच विचार के बाद उससे सवाल कर डाला, जिसे सुनकर अशद चंद सानवे के लिए खामोश सा हो गया। अशद, ये बात तुम्हें मालूम है कि हम मंगेतर होने से पहले एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। अलिशबा दोस्ताना अंदाज में गोया हुई तो अशद ने एक निगाह अलिशबा पर डाली, फिर एक गहरी सांस भरकर रह गया। ये दुरुस्त था कि अलिशबा के साथ उसकी बहुत अच्छी जहनी अहम आहंगी थी। वो उसकी बॉस की बेटी थी और पिछले 5 साल से दोनों दोस्ती के बंधन में बंधे हुए थे, मगर मोहब्बत शायद दोनों ही इस जज्बे से फिलहाल ना आशना थे। अलिशबा, मेरे ख्याल में मनाहिल अच्छी लड़की है और मुझे भी वो अच्छी लगती है, मगर बोलते बोलते वो कदरे रुका। अलिशबा पूरी तवज्जो से अपनी थोड़ी हथेली पर टिकाए उसे सुन रही थी। मोहब्बत, मुझे नहीं मालूम कि मनाहिल से मोहब्बत करता हूँ या नहीं, अशद ठहरे हुए अंदाज में बोला और फिर मेज पर धरा कॉफी का कप उठाकर लबों से लगा लिया। अलिशबा और अशद शहर के मशहूर कॉफी शॉप में बैठे महवे गुफ्तगू थे। तो इस बात का अजाब तुम्हें नहीं है कि मनाहिल सिर्फ तुम्हारी पसंद है या फिर तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो? अलिशबा ने भी अपना कप उठा लिया था। अशद ने इस पल अलिशबा को फिक्र अंगेज अंदाज में देखा था। तुमको बुरा नहीं लगा ना? ओ कमान अशद, तुम जानते हो मेरे नेचर को। अगर तुम ये भी कहते कि तुम मनाहिल से मोहब्बत हो गई है, मैं तब भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। आखिर में अलिशबा मुस्कुराकर बोली। तुम तो जैसे मेरे फ्राक में अदमुई हुई जा रही हो ना, अशद तंजिया बोला तो अलिशबा ने बेसाख्ता कहता लगाया। अगर तुम आर्मी में ना होते तो शायद मोहब्बत हो ही जाती, वो उसे छेड़ते हुए बोली तो अशद भी मुस्कुराने लगा। दिन यूं ही एक दूसरे का ताकुब करते हुए गुजरते चले गए। मनाहिल का फाइनल ईयर में आ गई थी और अनिला आपा ने 2 माह पहले खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। इमरान और अनिला हर बात भूलकर कुदरत की इस नेमत पर निसार हो रहे थे। अम्मा पूरे 1 माह नवाबशाह रहकर आई थी। अनिला की इज़्दिवाजी जिंदगी से अब वो काफी मुतमईन थी। मरियम की शादी की तारीख तय हो चुकी थी जो 6 माह बाद थी। अम्मा ने गाहे बिगाहे मरियम के जहेज की काफी तैयारियां कर ली थी, लिहाजा कोई अफरा तफरी नहीं हुई। अशद 8 माह पहले एक निहायत ही अहम और खुफिया मिशन पर गया हुआ था और 8 माह से उसने मनाहिल से कोई राब्ता नहीं किया था। अलिशबा आजकल अपनी खाला के पास अमेरिका गई हुई थी। मनाहिल यूनिवर्सिटी से घर आई तो टेलीफोन के पास सोफे पर अम्मा को मजहमल और परेशान सा बैठे देखा तो वो तेजी से उनके पास चली आई। सब ठीक तो है ना अम्मा? आप काफी परेशान लग रही हैं। मनाहिल ने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया तो अम्मा ने एक गहरी सांस खींची। तुम्हारी हमीदा फूफो बहुत बीमार है, अभी उनकी बेटी शबाना का फोन आया था, वो तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। अम्मा की जुबानी फूफो की अलालत का सुनकर मनाहिल अजहद परेशान हो गई थी। अम्मा
फिर हमें कब चलना है? मनाहिल ने बेताबी से इस्तफसार किया। तुझे तो मालूम है कि आती सर्दियों में किस कदर तकलीफ होती है मुझे, और अकेले मैं घर का काम कैसे कर सकती हूँ। लिहाजा मरियम और मेरा जाना तो बेहद मुश्किल। ऐसा करो, तू चली जा। अम्मा की बात पर उसने तेजी से अस्बात में सर हिलाया। हाँ अम्मा, मैं चली जाती हूँ। ये कहकर वो तेजी से अपने कमरे की जानिब चल दी ताकि जल्द अज जल्द पैकिंग करके वो गांव के लिए रवाना हो सके। शुक्र है मनाहिल तुम आ गई, अम्मा तुम्हें बहुत याद कर रही थी, शबाना उसे गले लगाते हुए बोली। तो मनाहिल शबाना से मिलकर इंतहाई उजलत में फुप्पो के कमरे की जानिब भागी। हमीदा फुप्पो इसे बहुत अजीज थी। हमीदा फुप्पो ने मनाहिल को देखा तो जैसे खिल उठी। मेरी बच्ची, तू कब आई? इंतहाई कमजोरी के बावजूद इस पल उनकी आवाज में जोश और मुसरत साफ महसूस किया जा सकता था। ये क्या हालत बना ली है फुप्पो आपने अपनी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं वरना मैं बेहद परेशान रहूंगी। मनाहिल फुप्पो के गले लगते हुए इंतहाई फिक्रमंदी से गोया हुई तो फुप्पो की हंसी निकल गई। अरे पगली, जब उस रब ने दुनिया में भेजा है तो दुनिया से जाने का बुलावा भी तो भेजेगा ना। मैं क्या क्यामत तक के लिए जीने के लिए आई हूँ? फुप्पो हल्के फुल्के अंदाज में बोली तो मनाहिल तड़प उठी। जब तक मनाहिल के अब्बा जिंदा रहे फुप्पो बाकायदगी से वहां आती थी। मनाहिल से इन्हें खसूसी मोहब्बत और लगाव था। यही वजह थी कि मनाहिल भी हमीदा फुप्पो से बहुत मोहब्बत करती थी। शबाना बाजी, आप लोगों ने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया? शबाना को कमरे में दाखिल होते देख मनाहिल ने पूछा। हाँ मनाहिल, मैं और तुम्हारे बहनोई अम्मा को यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। तुम्हें तो मालूम है ना, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक ही हॉस्पिटल है। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें वहां दाखिल करवा दो, मगर अम्मा ने हॉस्पिटल के नाम से ही घबरा जाती हैं। शबाना उसे तफसील बताते हुए बोली तो मनाहिल सोच में पड़ गई। हमीदा फुफो को हॉस्पिटल के नाम से कभी तारी हो जाती थी, चाहे वो कितनी ही बीमार क्यों ना हो जाए, मगर हॉस्पिटल में जाने को हरगिज तैयार नहीं होती थी और इन्हें इस बात के लिए रजामंद करना जो ये शहर लाने के मुतरादिफ था। अब एक ही शख्स था जो इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवा सकता था। मनाहिल ने इस वक्त हमीदा फुफो से चुप कर उसे फोन कर डाला और वो जो चंद दिन पहले खारिया से लौटा था फुफो की अलालत की खबर सुनकर उसी शाम वहां आ पहुंचा। मामी, आपको मेरी कसम, अस्पताल चलिए प्लीज, जिद मत कीजिए, हमारी खातिर ही मान जाइए। अशहद काफी देर से इन्हें मना रहा था मगर हमीदा फुफो कतन राजी नहीं थी, इनकार कर रही थी। ना बच्चे, मुझे सुकून से घर पर ही मरने दो, मैं नहीं जाना चाहती अस्पताल। हमीदा फुफो लजाजत से बोली तो अशहद ने मारे बेबसी के सब थाम लिया। फिर अशहद, मनाहिल और शबाना ने फैसला किया कि शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया जाए। अशहद के कई नामवर डॉक्टरों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उसने डॉक्टर फरहान मिर्जा को फोन भी कर दिया था जो कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले थे, मगर उनके आने से पहले ही मौत का बेरहम पंछी फुफो को लेने आन पहुंचा था और अपने संग उड़ा ले गया था। शबाना और मनाहिल को बेहद सदमा था और खुद अशहद भी काफी अफसरदा था। हमीदा बेगम मोहब्बत और शफकत करने वाली औरत थी, गो के शहर में उनके तमाम रिश्तेदार थे, मगर अपने शौहर के संग जिस गांव में ब्याह कर आई थी आखिरी दम तक नहीं रही थी। हमीदा फुफो के स्वयं के बाद मनाहिल ने वापसी के लिए रफ्ते सफर बांधा। अब भला यहाँ कौन था जो वो यहाँ ठहरती? तो तुम जा रही हो, वो बैग तैयार कर रही थी जब ही अशहद कमरे में दाखिल हुआ। अब यहाँ रुक कर करना भी क्या है? हमीदा फुफो के दम से ही तो ये घर था, अब तो यहाँ मुझे वहशत हो रही है। मनाहिल बैग की जिप बंद करते हुए एक ठंडी आह भरकर बोली तो अशहद उसे महज देखे गया। वो उसे काफी अरसे के बाद देख रहा था। जाना तो उसे भी था, मगर वो ये नहीं चाह रहा था कि मनाहिल मुल्तान चली जाए। मनाहिल में न जाने ऐसी कौन सी कोशिश थी कि अशहद का दिल चाह रहा था कि मनाहिल हर वक्त उसकी निगाहों के सामने रहे और वो उससे ढेर सारी बातें करे। आप कब तक जाएंगे? मनाहिल की आवाज पर वो अपने ध्यान से चौंका। मैं सोच रहा हूँ कि आज ही निकल जाऊं। तुम ऐसा करो, मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हें मुल्तान छोड़कर आगे निकल जाऊंगा, अशहद सहूलत से बोला। तो मनाहिल सोच में पड़ गई, फिर कदरे तौक़ुफ़ के बाद बोली, आपको सहमत होगी, पहले इतना दूर जाकर मुझे छोड़ेंगे और फिर इतना कहकर वो खामोश हो गई। अरे तुम ये गैरों जैसी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम ये भूल तो नहीं गई कि हम अच्छे दोस्त हैं? अशहद बुरा मानते हुए बोला तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। ओके बाबा, जैसा आपकी मर्जी। अशहद कमरे से निकला तो सहन में शबाना अपने शौहर और बच्चों की हमरा रवाना होने को तैयार खड़ी थी। अशहद को देखते उसकी जानिब आई। अशहद, मैं अपने घर जा रही हूँ, यहाँ ज्यादा दिन ठहर नहीं सकती, बच्चों के भी इम्तिहान होने वाले हैं और तुम्हारे बहनोई के ऑफिस का भी खर्च हो रहा है। ये कहकर
शबाना मनाहिर को खुदाफिज कहने के गर्ज से उसके कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि अशद शबाना के शौहर की हमरा सामान उठाकर गाड़ी में रखने लगा। अच्छा भाई अशद, अब इजाजत दो, कभी मौका मिले तो हमारी तरफ जरूर आना। शबाना का शौहर सलीम अशद से बोला तो अशद ने मुस्कुराकर सर अस्पात में हिलाया। फिर अचानक कुछ याद आने पर सलीम गोया हुआ, अशद, मुझे अशर की नागहानी मौत का मालूम हुआ, बहुत अफसोस हुआ यार। अशर के नाम पर अशद एकदम उदास हो गया। फिर मान कोई ख्याल जहन में दर आया तो वो बेसाख्ता बोला, सलीम भाई, जब अशर यहाँ गांव आया था तो यहाँ कोई लड़की, बोलते बोलते वो एकदम रुका, फिर लफ्जों को तरतीब देकर एक बार फिर गोया हुआ, मेरा मतलब है इस गांव में इन दिनों शहर से कोई लड़की भी आई हुई थी क्या? हाँ आई हुई थी ना अपनी मनाहिर, मुझसे शबाना ने तस्करा किया था। क्या? अशद को लगा जैसे पूरी कायनात यकदम उसकी तरह साख्त हो गई हो। वो नाम, वो लड़की जिसको जानने के लिए वो दिन रात किसी ऐसे परिंदे की मानिंद बेकरार था जिसे अचानक एक ऐसे पिंजरे में डाल दिया हो जहां से वो रिहाई के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा हो। सहरा में भटके एक ऐसे शख्स की तरह रेगिस्तानों में मीलों बरहना पांव चल रहा हो कि कहीं से पानी का हसूल मुमकिन हो जाए। और सलीम भाई ने किस कदर आसानी से उसकी इतनी बड़ी मुश्किल जो अब उसे कभी हल होती दिखाई नहीं दे रही थी, निहायत सहूलत से दूर कर दी थी। सलीम भाई अशद को जवाब देकर गाड़ी में ना जाने क्या तलाश कर रहे थे, जबकि अशद के बुत बने जिस्म में ऐसा ऐसा जान आ रही थी। मनाहिर होश में आते ही इंतहाई खामोशी से उसके जामद लबों से बड़े धीरे से ये नाम निकला। फिर यकदम उसका दिल चाहा कि वो अपने बालों को नोच डाले और फुट फुट को रोना शुरू कर दे। वो लड़की जिसे ना जाने क्यों अपने दिल के आसपास महसूस करने लगा था, वो लड़की जिसे बातें करने के ना जाने क्यों उसकी रूह में तमानियत सी दौड़ जाती थी, वो लड़की जिसे देखकर उसका उदास दिल मुस्कुराने पर आमादा हो जाता था। उसी लड़की की खातिर आज उसका जवान और पड़ियल भाई मौत के मुहिब अंधेरों को अपने वजूद से लपेटे मनोमटी तले सो रहा था। वाह अशद मियां, तुम्हें तुम्हारे भाई की मौत की जिम्मेदार लड़की अपने आसपास घुमाती रही और तुम्हें खबर तक ना हुई कि ये वही लड़की है जो मेरी हमाकत की इंतहा के मैंने शबाना बाजी से ही नहीं पूछा। अशद ने दांत खींचकर खुद से कहा। यकदम उसका दिल चाहा कि वो मनाही के पास जाए और उसे बुरी तरह झंझोड़ डाले और पूछे कि आखिर तुम्हें मर्दों को बेवकूफ बनाकर क्या मिलता है, आखिर किस जज्बे की तस्कीन हासिल करना चाहती हो तुम? पहले अपनी बहन का शौहर, फिर मेरा भाई और अब शायद मैं। अजद ने इंतहाई तनाफुर से सोचा, मगर इस वक्त उसे जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना था, लिहाजा वो अपने आसाब को पुरसुकून करने की सही करने लगा। अरे अशद, तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। अचानक शबाना की आवाज अकब से उभरी तो जल्दी से अशद ने अपने तासरात को नॉर्मल किया। हम तो जा रहे हैं अशद, मगर प्लीज तुम 2 घंटे बाद मनाहिर को बस अड्डे तक छोड़ आना, उसे मुल्तान के लिए बस पकड़नी है। जी आप फिक्र ना करें, मैं उसे छोड़ दूंगा। शबाना की बात पर अशद सहूलत से बोला, फिर मजीद गोया हुआ, मैं मनाहिर को ड्रॉप करके खुद भी निकल जाऊंगा। ठीक है, तुम घर को लॉक करके चाबी बराबर वाली फाकरा खाला को दे देना और मुझसे मिलने आते रहना। अम्मा तो चली गई, मगर अपनी बहन से मिलने जरूर आया करना। शबाना मोहब्बत से बोली तो अशद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अस्पात में सर हिला दिया। फिर 2 घंटे बाद मनाहिर को बस स्टैंड पर छोड़कर वो खुद कराची के लिए निकल गया। इस तमाम वक्त में उसने मनाहिर से बिल्कुल सादा अंदाज में बातचीत की थी। वो ये बात उस पर कतई जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि वो उसकी हकीकत जान गया है। इस वक्त वो इंतहाई रश ड्राइविंग कर रहा था, जबकि तस्वुर में बार बार वो अशर और मनाहिर को एक साथ देख रहा था। ओह, तो मेरा गुमान सच साबित हुआ अशद, तुम। वो एक पल को ठहरी, तुम मनाहिर से मोहब्बत करने लगे हो ना? वो धीरे से हंसी। इस पल जैसे अशद लफ्जों की दौलत से महरूम हो गया, एक भी लफ्ज उसके होंठों के पशकोल में ना रहा जैसे वो इस पल अलिशबा के सामने अदा कर सकता। वो महज खामोश रहा, अलबत्ता निगाहें एहसास निदामत से खुद ब खुद झुक गईं। अशद प्लीज, तुम गिल्टी फील मत करो, बिलीव मी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मेरे दोस्त को बर वक्त अपनी मोहब्बत का अदराक हो गया, वगरना एहसास से ज़िया उसे हमेशा बेसुकून रखता। अलिशबा ने कॉफी शॉप के टेबल पर धरे अशद के हाथ पर अपना हाथ रखते पुख्ता लहजे में कहा, तो एकदम अशद ने निगाहें उठाकर अलिशबा को ममनून निगाहों से देखा। एक्चुअली अलिशबा, मैं इतना बोलकर वो खामोश हो गया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है अशद, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त?
लफ्ज शर्त पर अशद ने चौंक कर उसे देखा। वो ये कि तुम मनाहिल से शादी के बाद मेरे दोस्त रहोगे, हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आएगा, ओके? अलिशबा उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराते हुए बोली तो इस पल अशद भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया और फिर उसकी छोटी सी नाक खींचकर बोला, ऑफ कोर्स माय डियरेस्ट फ्रेंड, ये भी कोई कहने की बात है। अशद के जवाब पर अलिशबा मुतमईन अंदाज में सर हिलाकर मुस्कुरा दी। वो मोबाइल फोन हथेली में थामे साफ सी बैठी रह गई। ना जाने कितने पल खामोशी से गुजरते चले गए तो रफ्ता रफ्ता उसके हवास वापस आना शुरू हुए। अभी थोड़ी देर पहले अशद ने उसके कानों में जो रूह आपने एहसास फूंका था, उसने उसे यकदम जमीन से उठाकर सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। उसे ऐसी कैफ आखिरी दुनिया में ले गया था जिसने उसको होश व खर्च से बेगाना कर दिया था। ये कह करके, मनाहिल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैंने अलिशबा से बात कर ली है, वो बखुशी मुझसे दस्तबरदार हो गई है। उसने तो उसे अपनी दुआओं में कभी मांगा तक नहीं था, ना उसकी हमसफरी का कोई ख्वाब देखा था। हाँ, अलबत्ता एक आरज़ू दिल में जरूर जागी थी कि काश उसे ये शख्स चाहता, उसके साथ उसकी ख्वाहिश करता, उसे अपनी पलकों पर बिठाता। वो तो एक तरफा मोहब्बत की खता बिना सोचे समझे कर बैठी थी। भला मोहब्बत भी सोच विचार कर की जाती है, चाहे एक तरफा हो या दो तरफा। उसने अपने ख्यालों में भी अशद पर हक जताने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो ये बात बखूबी जानती थी कि वो किसी और का ख्वाब, किसी और का प्यार है, किसी की अमानत है, और खाइन बनना और कहलाना उसे हरगिज कबूल नहीं था। मगर आज इतनी घुटन और नामुमकिन नजर आने वाले मराहिल अशद ने किस कदर आसानी से तय कर लिए थे। बस कुछ ही दिनों में वो शबाना बाजी और सलीम भाई की हमरा उसकी माँ से उसका हाथ मांगने आने वाला था। कहीं ये सब जागती आंखों का ख्वाब तो नहीं? मनाहिल चौंक कर खुद से बोली और फिर खुद ही शर्मा कर धीरे से मुस्कुराई। अम्मा और मरियम अच्छे खासे हैरान और मुतअज्जिब थे कि इतना बेहतरीन और अचानक रिश्ता भला मनाहिल का क्यों और कैसे आ गया। अशहद ने इन्हें नहायत सरसरी अंदाज में बताया था कि मनाहिल से उसकी मुलाकात हमीदा फूफो के घर पर हुई थी। मनाहिल उसे अच्छी लगी तो अब वो बाकायदा उसका हाथ मांगने शबाना बाजी और सलीम भाई की हमरा आया है। अम्मा को अशहद की जुबानी ये बातें जानकर अंदर ही अंदर सख्त नागवारी का एहसास हुआ था। वो समझ गई थी कि यकीनन इन दोनों के दरमियान पहले से ही कोई रिश्ता इस्तवार हो गया होगा, जिसकी बिना पर इतना हैंडसम और लाइक लड़का उनकी बेटी का हाथ मांगने कराची से मुल्तान आ गया। अम्मा ने खामोशी से अशद को हाँ कर दी थी, मगर मनाहिल से हमेशा की तरह मुतनफिर भी हो गई थी। अशद और शबाना के इसरार पर अम्मा ने एक माह बाद की तारीख दे दी कि वो भी मनाहिल के फर्ज से जल्द बरी हो जाना चाहती थी। अशद के कहने पर इंतहाई सादगी से एक माह बाद मनाहिल उसकी दुल्हन बना दी गई। अनिला आपा की सास बिस्तर मर्ग पर थी, लिहाजा वो शादी में नहीं आई थी। सिर्फ इंतहाई करीबी लोगों के दरमियान घर ही घर में मनाहिल का निकाह अशद के साथ पढ़ा दिया गया और तकरीबन निकाह के 2 घंटे बाद अशद की हदायत पर वो बिल्कुल आम से हुलिये में अशद की हमरा एयरपोर्ट जा रही थी, क्योंकि कुछ ही देर में उनकी कराची की फ्लाइट थी। वो चाहती थी कि आज अपना पूर वो अशद के लिए सजाए संवारे 16 सिंगार करे, मगर इस वक्त ऐसा मौका भी नहीं था और अशहद ने उसे सादा से हुलिये में सफर पर जाने की हदायत की थी। सो वो अपने दिल का अरमान खामोशी से दबा गई। कराची एयरपोर्ट से घर तक का रास्ता अशहद ने बहुत खामोशी से तय किया, जबकि मनाहिल को फितरी शर्मो हया ने कुछ कहने से बाज रखा था। एक खूबसूरत से बंगले के सामने गाड़ी रुकी तो मनाहिल अशहद की मयत में टैक्सी से बाहर आई और इंतहाई इश्तियाक भरी निगाहों से घर को देखकर बेसाख्ता बोली, अशहद, क्या ये हमारा घर है? जवाबन अशहद ने मनाहिल को जिन निगाहों से देखा, उसने एक ही पल में मनाहिल के अंदर बर्फ ही बर्फ भर दी। इतनी बेगाना, अजनबी और सर्द निगाह। उसे इस लम्हे ये शिद्दत से एहसास हुआ कि ये उसका वो अशहद नहीं है जिसे वो जानती थी। कुछ अनहोनी तो जरूर हो गई थी, इस बात की गवाही उसका दिल शिद्दत से दे रहा था। अशहद बिना कुछ कहे खामोशी से अंदर चला गया, जबकि चौकीदार दरवाजा खोले उसके अंदर आने का मुंतजिर था। अशहद, खुदा के लिए मुझे बेमोल मत करना। तुम्हारी मोहब्बत तो नहीं देखी, मगर मेरी मोहब्बत की कसम जो मुझे तुमसे है, तुम्हारी बेइतनाई मुझे जीते जी मार डालेगी। वो खुद से बोली और फिर एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करके खुले गेट से अंदर दाखिल हो गई। मनाहिल, ये तुम्हारा कमरा है, तुम चाहो तो आराम करो, मैं
काम से बाहर जा रहा हूँ। एक कमरे में लाकर अशद ने इंतहाई रुखाई से उससे कहा तो मनाहिल सुन सी रह गई थी। तुम्हारा कमरा? वो सरगोशी में खुद से बोली, मगर ये अल्फाज अशद की तेज समात तक बआसानी जा पहुंचे। हाँ, तुम्हारा कमरा, सिर्फ तुम्हारा कमरा। अशद उसकी आंखों में आंखें डालकर सिर पर जोर डालकर बोला था, क्योंकि मैं एक कमरे में तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रह सकता। ये कहकर वो यूं ही पलटा। मनाहिल ने बेसख्ता तेजी से उसका बाजू पकड़ा। अशद, मेरा कसूर? अशद ने गर्दन मोड़कर मनाहिल की जानिब एक निगाह डाली और दूसरी नजर अपने बाजू पर धरे मनाहिल के मोमी हाथ पर। डोंट टच मी, उसने इंतहाई तनफुर से उसका हाथ अपने बाजू से झटका, जबकि अहानत के एहसास ने मनाहिल की आंखों में मिर्चें सी भर दी थी। अशद, आप मुझे इस सलूक की वजह बताइए प्लीज, मेरा कसूर बताइए। कसूर? कितनी मासूमियत और भूलपन से तुम अपने गुनाह, बल्कि संगीन गुनाह को कसूर कह रही हो। वो जैसे फुंकारा था। इस पल मनाहिल के आसाब बुरी तरह तन गए थे। अपनी हस्ती, अपनी कायनात उसे रेत की माने मुट्ठी से फिसलती हुई महसूस हो रही थी। तुम कातिल हो मनाहिल, एक ऐसे इंसान की जिसे जीने की तमन्ना थी, दुनिया को मस्कर करके आरज़ू थी, जो जिंदा रहना चाहता था, जो जिंदगी से प्यार करता था, मौत से उसे नफरत थी, वो मरना नहीं चाहता था। मगर तुमने, खोए खोए अंदाज में बोलते अचानक अशहद ने चौंक कर उसे देखा और अपनी अंगद शहादत उसकी जानिब उठाते हुए कहा, तुमने उसे मार डाला, उसे भयानक मौत दे डाली। आई हेट यू मनाहिल, आई रियली हेट यू। आखिर में वो नफरत और तहकीर के मिले जुले जज्बात में घिरकर बोला तो मनाहिल गोया पत्थर की हो गई। अशद एक गहर आलोक निगाह उस पर डालकर जाने के लिए पलटा, फिर कुछ सोचकर रुख उसकी जानिब करते हुए गोया हुआ। अशद सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी दुनिया था, और तुमने मनाहिल से मजीद जब्त ना हो सका। वो घुटनों के बल बैठती चली गई, जबकि अशद ये जा वो जा। अशद ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जो लड़की अशद की मौत का बाइस बनी, वो लड़की मनाहिल होगी। मनाहिल जिसके अंदर ना जाने ऐसी कौन सी कशिश थी जो अशद को अपनी जानिब खींचते हुए महसूस हो रही थी। हाँ, शायद अशद भी किसी ऐसी ही कशिश का शिकार हुआ होगा और वही सही कसर मनाहिल की अदाओं और बातों ने पूरी कर दी होगी। उसे आज भी अशद का वो फोन याद था जब उसने अशद से कहा था, भाई यहाँ मेरी मुलाकात जिस लड़की से हुई है उसने मेरे होशो हवास गुम कर दिए हैं। वो बहुत मुनफरिद लड़की है, मगर बेहद मगरूर। वो बखूबी जानता था कि उसका भाई अशर काफी हुस्न परस्त वाक़या हुआ है। संजय नाजुक में वो खासा मकबूल भी था और उसकी दोस्तों की लिस्ट भी लड़कियों की तादाद लड़कों से कहीं गुना ज्यादा थी। मगर जिस वक्त अशर उस लड़की के बारे में अपने जज्बों का इजहार कर रहा था, अशद को लगा कि ये लड़की अशर की जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल कर चुकी है। अशद ने उससे इस लड़की का नाम भी नहीं पूछा था, क्योंकि दरे हकीकत अशद उस अनदेखी लड़की की जात से कतन कोई दिलचस्पी नहीं थी जो अशर के लिए बहुत खास बनती जा रही थी। और फिर अशर और अशद के दरमियान होने वाली आखिरी टेलीफोन गुफ्तगू अशद ने अशर को कॉल की तो उस पर अशर इंतहाई मुश्तइल था। ना जाने वो अपने आप को क्या समझती है। भाई, उसने मेरी मर्दानगी की ताहीन की है, मुझे बुरी तरह धुतकारा है, मुझे ठुकराया है। अशद ने जिंदगी में पहली बार अशर को इतना गुस्से में देखा था। उसने अशर को ठंडा करना चाहा था, मगर उसने सख्त तैश में लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। अशहद ने सोचा कि जब अशर का पारा नीचे आ जाएगा तो वो उसे समझाएगा, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई। पूरे 2 घंटे बाद हमीदा मामी का रोते हुए फोन आया कि अशर का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर अशहद के हवासों पर बिजली बनकर गिरी। वो सब छोड़ छाड़ कर गाँव के लिए रवाना हुआ, मगर अशर तो मौका पर ही जाँ बहक हो गया था। अशर की जमा मर्गी ने अशहद को पागल सा कर दिया था। उसने हमीदा मामी से कई बार पूछा कि यहाँ उनके गांव में कोई लड़की शहर से आई थी जिससे अशर की मुलाकात हुई थी, मगर उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया था। शबाना और सलीम भाई इन दिनों दुबई गए हुए थे। अशहद ने पड़ोस की खाला जिनसे मामी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनसे भी इस्तफसार किया, मगर उन्हें भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं मालूम था। और बाकी सबसे पूछने पर लोगों ने कहा, यहाँ तो आए दिन शहर से कोई ना कोई मेहमान आता रहता है, आप किसके मुतालिक पूछ रहे हैं। बल्कि मुंशी करीम दिन के बेटे के पिछले माह शादी हुई थी और उनके घर शहर से काफी मेहमान आए थे। अब हमें क्या पता कि आप किसको ढूंढ रहे हो। इस पर अशहद ने मारे बेबसी के अपने बालों को नोच डाला था। काश वो अशर से नाम पता ही पूछ लेता, या वो ही बता देता। आज वो उस लड़की को ऐसा सबक सिखाता कि सारी जिंदगी याद रखती, जिसकी बेइतनाई ने उसके भाई को जिंदगी जैसी नेमत से महरूम कर दिया था। साहिल समंदर पर टहल टहल कर
इस पर अशहद की टांगें शल होने लगी थी, मगर अंदर की घुटन किसी तार कम नहीं हो रही थी। मनाहिल के सामने गोया माजी की फिल्म चल रही थी। जब वो छुट्टियां गुजारने हमीदा फूफो के घर आई थी, तभी उसकी मुलाकात अशर से हुई और खुबरू, स्मार्ट और दिल फेंक सा अशर उसे कुछ मुतासिर नहीं कर सका। उसकी वजह उसकी निगाहों का गद्दापन था, जिसे मनाहिल ने साफ महसूस कर लिया था। वो बात बे बात फूफो के सामने ही मनाहिल से फ्री होने की कोशिश करता था। बहाने बहाने से कभी हंसते, कभी बातें करते हुए उसके कंधे पर हाथ रख देता, तो कभी उसकी कलाई थाम लेता। मनाहिल को अशर की ये बेबाकियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसको बार बार टोकने पर भी वो उसकी बातों को चुटकियों में उड़ा देता था। वो हर वक्त परवाने की मानित उसके आसपास मंडलाता रहता था। ये सूरत हाल मनाहिल और फूफो दोनों के लिए परेशान कुन थी। फूफो, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। अशर की बदतमीजियां अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। जवाबन फूफो ने कहा, सिर्फ 4 दिन पहले तुम यहाँ आई हो, भला तुम्हारी माँ क्या सोचेगी। फूफो ने जाते ही भगा दिया। मगर बेटा, तुम सही कह रही हो, इस वक्त तुम्हारा वापस चले जाना ही बेहतर होगा। अशर के लौट जाने के बाद मैं तुम्हें फिर बुलवा लूंगी। और फिर वो उसी दिन मुल्तान की बस का टिकट मनाहिल के लिए ले आई और ये कहकर वो पड़ोस की खाला के घर चली गई कि बस कुछ देर में आती हूँ। अशर तो जैसे घात लगाए बैठा था। मनाहिल को तन्हा पाकर जब उसकी बेबाकियां इखलाकी हदूद की तमाम हदें पार करने लगी, तो मनाहिल ने एक जबरदस्त थप्पड़ अशर के गाल पर रसीद कर दिया। सर झुकर के उसी वक्त फूफो घर आ गई, वगरना थप्पड़ खाकर अशर मनाहिल के साथ ना जाने क्या सलूक करता, जो इस वक्त शदीद मुश्तइल था। इसी हालत में वो दरवाजे पर ठोकर मारते हुए बाहर निकल गया, जबकि फूफो ने उसी वक्त उसे अपना सामान बांधने को कहा। वो उसी दिन मुल्तान चली आई और फिर 3 दिन बाद हमीदा फूफो ने बताया कि उस दिन इंतहाई तैश में निकलते अशर की गाड़ी एक मोड़ पर जबरदस्त हादसे का शिकार हुई और वो दारे पानी से कूच कर गया। इस खबर ने मनाहिल को बिल्कुल गुमसुम कर दिया और तकरीबन 1 साल तक वो फूफो की हदायत पर गाँव नहीं आई। और आज मनाहिल हाल में लौटते ही जैसे चौंकी। क्या अशर का भाई है? या अल्लाह, तकदीर ने मेरे साथ ये कैसा भयानक मजाक किया है। फूफो ने भी मुझे नहीं बताया। खुद से बोलते हुए मनाहिल अचानक बिलक बिलक कर रो दी। अशद, प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे आप जो चाहे सजा दीजिए, मुझे कबूल है, मगर सिर्फ एक बार मेरी कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना मुझे। अशहद ने चिल्लाकर उसकी बात काटी तो मनाहिल अपनी जगह सहम सी गई। क्या सुनाना चाहती हो मुझे? हाँ, कौन सा बहलावा देना चाहती हो? बोलो, कान खोलकर सुन लो। मनाहिल बेगम, मैं तुम्हारी किसी बात में आने वाला नहीं हूँ, समझी? फुल आर्मी की यूनिफॉर्म में मलबूस वो इस पर कहरो गज़ब की तस्वीर बना हुआ था। मनाहिल के अंदर जैसे तगयानी सी उमड़ने लगी और वो अपने निचले होंठ को दांतों से काटने लगी। अशहद ने एक निगाह उसके देखा और फिर मुहनुस इसी लहजे में बोला, वैसे तुम काफी समझदार और तेज हो। अब तक तो ये बात जान चुकी होगी कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारे हुस्न से मुतासिर होकर या तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला होकर नहीं की। मैं अपनी फ्रेंड अलिशबा से कमिटेड था और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। तुमसे शादी महज मेरी नफरत का नतीजा है जो अशर के हवाले से मैं तुमसे करता हूँ। आप मुझसे अशर का बदला लेना चाहते हैं और इसलिए मैं आज आपकी जिंदगी में मौजूद हूँ, वरना मेरी जगह अलिशबा होती। मनाहिल ठहरे ठहरे लहजे में नम आवाज समेत बोली, ये सब वाकई मैं जानती हूँ, मगर अशर आप प्लीज मेरी एक बात का जवाब जरूर दीजिए। अशर उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, मगर बोलो क्या पूछना चाहती हो। अशर के कहने पर उसने बड़ी मुश्किलों से अपनी तमाम तर हिम्मतों को मुजतमा किया और फिर अपने होठों पर जुबान फेरकर खुद को बोलने पर आमादा किया। मैं ये जानना चाहती हूँ अशद। ये कहकर वो एक पल को रुकी निगाहें झुक सी गईं। उसी लम्हे वो अशद को बहुत नर्वस दिखाई दी। पर्पल और पिंक रंग के इंतजार के सूट में उंगलियां मरोड़ती वो बहुत मुनफरिद, बहुत खास लग रही थी। उसी पल अशद ने अपने बहके ख्यालात को यकदम झटका और उसे सर्द निगाहों से देखने लगा। जब आपको यह हकीकत मालूम नहीं थी कि मैं ही वो लड़की थी जो गांव में अशर को मिली थी, तो उससे पहले यहाँ तक बोलते बोलते एक बार फिर मनाहिल की जुबान अटक गई। मैं समझ गया मनाहिल बेगम, तुम क्या पूछना चाहती हो, यही ना कि जिस तरह तुमने अपने मासूम हुस्न का जाल बिछाकर अशर को अपना दीवाना बनाया था, अपनी जुल्फ का असीर करके उसे बेबस कर दिया था, क्या ऐसे ही तुम्हारा जादू मेरे ऊपर भी चल सका? नहीं, अशद जहर खान लहजे में बोला तो मनाहिल तड़प गई। अशद प्लीज, क्या आप मुझे सफाई का एक भी मौका नहीं देंगे? वो रोहानसी होकर बोली। नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। सिर्फ एक बार भरोसा करें। भरोसा और तुम पर? अशद इस्तेज़ाया अंदाज में बोला। तुम अशर की कातिल हो मनाहिल, ठीक है।
अगर मैं अशर की कातिल हूँ तो मुझे मार दीजिए अभी और इसी वक्त। मनाहिल उसके बिल्कुल मुकाबिल आकर गुस्से से बोली तो अशहद ने उसे बगौर देखा और फिर 2 कदम का फासला तय करके बिल्कुल उसके करीब आ गया। इतना करीब कि मनाहिल के चेहरे को अशहद की पुरहिद्दत सांसों की तपिश ने झुलसाना शुरू कर दिया। उसने बेसाख्ता कदम पीछे हटाना चाहे मगर अशहद ने उसका बाजू पकड़कर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। इतनी आसानी से तुम्हारी जान कैसे ले लूं? वो जैसे गंभीर सरगोशी में बोला, फिर उसकी नाजुक सी गर्दन पर हाथ रखते हुए बोला, इतनी खूबसूरत गर्दन को हाथों से नहीं दबाऊंगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मौत भी नहीं दूंगा। अशहद, आप मुझे थोड़ी थोड़ी असियत देकर मारना चाहते हैं ना? मनाहिल की सुर्ख आंखों में सरद से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया और तेजी से गालों पर बहने लगा। मगर मेरी मौत के लिए सिर्फ ये बात ही काफी है कि आप मुझे अशर का कातिल समझते हैं, मुझे बदकिरदार गर्दानते हैं, मुझ पर भरोसा नहीं करते। ये कहकर वो वहां से रोती हुई भाग गई, जबकि चंद सानिये अशहद बिल्कुल खामोश खड़ा रह गया। फिर अपने मुलाजिम से कहकर अपना सामान जीप में रखवाया और मनाहिल के बारे में करमदीन को चंद हदायतें देकर जीप उड़ा ले गया। अशहद मैस पहुंचा तो सबने उसे शादी की मुबारक दी। उसके इंचार्ज ने कहा कि वो अपनी वाइफ को अपने साथ रख सकता है, उसे रिहाइश वगैरह सब मिल जाएगी। मगर अशहद ने यह कहकर इन्हें मना कर दिया कि फिलहाल वो अपना पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग की तरफ लगाना चाहता है, जो 3 माह पर मुहित थी। खारिया आए उसे 1 माह हो चुका था, मगर एक बार भी उसने फोन पर मनाहिल से बात नहीं की थी। अलबत्ता अपने पुराने मुलाजिम और घर के निगरान करमदीन से वो बात 2 बार की थी, मगर मनाहिल की खुद से खैरियत तक नहीं पूछी थी। उसी ने बताया था कि बेगम साहिबा ठीक हैं और घर के कामों में मसरूफ रहती हैं। अशहद का दोस्त तौकीर तो दिन रात अपनी बीवी को याद करके ठंडी आहें भरता था और उसकी भी नई नई शादी हुई थी और वो कुछ दिनों में उसे अपने पास बुलाने वाला था। उसने अशहद से बहुत हैरत से दरियाफ्त किया था कि आखिर अलिशबा को छोड़कर उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कैसे कर ली। अशहद ने यह कहकर तौकीर से जान छुड़ानी चाहिए थी कि उसे मनाहिल बहुत पसंद आ गई थी और इस वक्त से ही तौकीर मनाहिल को देखने पर मिस्र हो गया था। आखिर को वो लड़की कैसी दिखाई देती जिसकी खातिर अशहद ने अलिशबा को छोड़ दिया, मगर जबकि अलिशबा आजकल टोरंटो अपनी खाला के पास गई हुई थी। बेमसफ कामों से फरागत के बाद मनाहिल अपने कमरे में आई तो एक नामालूम सी थकन उसके जिस्म जान में उतर आई थी। वो ऐसा से चलती हुई अपने बेड पर आ गई। आज उसे गए हुए 2 माह हो चुके थे और इस दौरान एक बार भी अशहद ने उसे फोन नहीं किया था। उसने हाथ बढ़ाकर तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाला और एक बटन दबाकर उसकी स्क्रीन को खाली खाली नजरों से घूरा, जो हमेशा की तरह खाली उसका मुंह चढ़ा रही थी। हर बार की तरह मनाहिल ने अशहद को मैसेज टाइप किया और सेंड का बटन दबाने के बजाय सेव का बटन दबा दिया। फिर एक गहरी सांस फजा में खारिज की और आंखें मूंद ली। अशहद के तस्वुर में खोए खोए वो नींद की वादियों में उतर गई। अशहद ने घर का नंबर मिलाया तो फोन डेड होने का अंदाजा हुआ। अशहद ने एक निगाह अपने मोबाइल फोन को देखा। लम्हा भर के लिए ख्याल आया कि मनाहिल को फोन कर ले, मगर दूसरे ही पल उसने फौरन अपने ख्याल को झटका और फोन बिस्तर पर रखकर शावर लेने की गर्ज से बाथरूम में चला गया। आज तीसरा दिन था, मगर मनाहिल का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। करमदीन एक सादा लू और हमदर्द इंसान था। वो 15 साल से यहाँ मुलाजमत कर रहा था। मनाहिल के लिए डॉक्टर भी वही लाया था। घर का फोन चूंकि खराब था, लिहाजा करमदीन के अशहद से बात नहीं हो सकी थी, वरना अशहद घर फोन जरूर करता। बेगम साहिबा, आपने अशहद मियाँ को बताया आपकी तबीयत खराब है? करमदीन के इस्तफसार पर मनाहिल चुप रह गई, फिर आहिस्तगी से बोली, वो वहाँ मसरूफ होंगे, खामखा परेशान हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। 15 दिन तक मनाहिल बिस्तर से उठ नहीं सकी। उसे टाइफाइड हो गया था। करमदीन उसका बहुत ख्याल रख रहा था। आज मनाहिल बेतहाशा रोई थी क्योंकि सुबह उसकी माँ का फोन आया था। पहली बार मनाहिल ने अम्मा के लहजे में अपने लिए मोहब्बत और तड़प महसूस की थी। मरियम भी उसे बहुत याद कर रही थी। अपनों की आवाजें सुनकर उसके दिल में धुआं सा उठने लगा था। उसका बेपनाह दिल चाह रहा था कि वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर खूब आंसू बहाए, जो अशहद ने उसके नाकर्दा गुनाहों के एवज उसकी आंखों में भर दिए थे। मगर मनाहिल ने कमाल महारत से इन्हें ये जाहिर किया कि वो यहाँ बहुत खुश और मगन है और अनकरीब मुल्तान आएगी, क्योंकि मरियम की शादी करीब थी। 3 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल करके अशहद ने कराची के लिए रफ्ते सफर बांधा। वो जब घर में दाखिल हुआ तो पहला कदम रखते ही उसे खफीफ सा झटका लगा। उसके घर का गार्डन इस पल इंतहाई खूबसूरत और दिलकश दिखाई दे रहा था, जो यकीनन मनाहिल की ही मेहनत का मजहर था।
अंदर भी उसी तरह का मंजर नजर आया। इंतहाई नफासत और सलीके से घर के एक एक नए अंदाज से सेटिंग की गई थी। किचन से बाहर आते करमदीन की नजर जो ही अशद पर पड़ी उसे खुशगवार हैरत हुई। अरे अशद मियाँ, आप आ गए। ये कहकर वो उसका सामान थामने के गर्ज से आगे बढ़ा। आप अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाएं, जब तक मैं चाय बनाता हूँ। करमदीन के कहने पर वो खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, मगर अंदर कदम रखते ही एहसास हुआ कि वो गैर इरादी तौर पर मनाहिल के कमरे में आ गया है। उसने बेइरादा निगाहें उठाईं तो सामने बिस्तर पर शायद मनाहिल का वजूद था, जो इस पर चादर में लिपटा हुआ था। वो शायद सो रही थी। अशद ने बेसाख्ता घड़ी की जानिब देखा जो दिन का 1 बजा रही थी। ये कौन सा वक्त है सोने का? वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया और फिर ऐसा से बिस्तर के करीब आया। मनाहिल दूसरी जानिब करवट लिए सो रही थी। उसकी बेतरतीब से बालों की चुटिया उसकी कमर पर धरी थी। वो वापस पलटने ही वाला था कि साइड दराज के ऊपर दवाओं की बोतलों और गोलियों की भरमार देख ठटक गया। फिर एक निगाह दवाओं पर डाली और दूसरी करवट लिए मनाहिल पर। कुछ सोचकर उसने इंतहाई आहिस्तगी से उसके बाजू पर हाथ धरा और धीरे से उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। यकदम मनाहिल का चेहरा उसकी निगाहों में आया तो उसे एक जबरदस्त झटका लगा। आंखों के गिर्द स्याह हल्के सरसों के फूल की मानित उसका जर्द कमजोर चेहरा और सफेद होंठ उसकी बीमारी के गुमास थे। मनाहिल, इस पल अशहद का दिल मनाहिल की हालत देख तड़प उठा। वो बेसाख्ता उसकी जानिब झुका, मगर मनाहिल बहुत गहरी नींद में थी। फिर कुछ सोचकर वो सीधा हुआ और तेजी से बाहर निकल आया। करमदीन, मनाहिल बीमार है और आपने मुझे बताया तक नहीं। किचन में आकर अशहद झुंझला कर बोला। माफ कीजिएगा अशहद मियाँ, बेगम साहबा ने मना कर दिया था कि आप परेशान हो जाएंगे, मगर मैं आपको फिर भी बता देता, लेकिन घर का फोन ठीक नहीं था। आपका फोन भी नहीं आ सका और मेरे पास तो आपका नंबर भी नहीं था। क्या हुआ है मनाहिल को? अशहद करमदीन की बात को नजरअंदाज करके बोला। टाइफाइड हो गया था। मैं बाकायदगी से डॉक्टर सिराज से बेगम साहबा का चेकअप करवा रहा हूँ, मगर असर नहीं हो रहा। करमदीन मोदबाना अंदाज में बोला। कब से बीमार है? वो जल्दी से बोला। जी तकरीबन 1 माह हो गया। क्या 1 महीना? मगर बुखार क्यों नहीं उतर रहा? अशद हैरत और परेशानी से बोला। वो जी, डॉक्टर सिराज ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे, मगर मेरे लाख कहने के बावजूद वो टेस्ट नहीं करा रही। कहती हैं कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। करमदीन की बात पर अशद का मूड बुरी तरह बिगड़ गया। वो वहां से पलटकर अपने कमरे में आया और इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। अजीब सी बेकरारी उसे बेचैन किए दे रही थी। वो एक बार फिर मनाहिल के कमरे में दाखिल हुआ तो इस वक्त वो बेड ग्राउंड से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठी थी। खटके की आवाज पर उसने टांग कर आंखें खोली। दरवाजे पर अशद को खड़े चंद सानिये देखा और फिर दोबारा आंखें मूंद लीं और दिल को बेपनाह सर्जनिश की कि हमेशा यूं ही अशद का ख्याल आकर उसे परेशान कर देता था। इस पर ना जाने क्यों अशद बुरी तरह भुन्ना गया। वो तेजी से उसके करीब आया और चादर उसके वजूद से एक झटके से हटाई। मनाहिल ने बुरी तरह चौंक कर आंखें खोलकर उसे देखा। ये मेरा ख्याल नहीं, वो अपने दिल में बोली और फिर आंखें पूरी तरह खोलकर उसे देखे गई। मोहतरमा, क्या बीमारी में आपकी बिनाई भी इतनी कमजोर हो गई है कि मुझ जैसा लंबा चौड़ा इंसान आपको नजर नहीं आ रहा? वो जले कटे अंदाज में बोला। आप कब आए? वो हैरत से बोली थी। फिर अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो उसने जल्दी जल्दी निगाहें दौड़ाकर दुपट्टा तलाश करना चाहा, जो उसे सोफे पर पड़ा दिखाई दिया। दुपट्टा लेने की गर्ज से वो बिस्तर से जूं ही उठी, एक जबरदस्त चक्कर ने उसका तवाज़ुन बिगाड़ दिया। दूसरे पल वो अशद के मजबूत बाजुओं में कैद थी। चंद पल दोनों के दरमियान यूं ही खामोशी से गुजर गए। मनाहिल अशद के सीने पर सर रखे अपनी सांसों को हमवार कर रही थी, जबकि अशद ना जाने क्या सोच रहा था। मनाहिल के जरा हवास बहाल हुए तो वो फौरन अशद से दूर हुई। उसी पल दोनों की निगाहें बेसाख्ता एक दूसरे से टकराई थी, मगर जल्दी से मनाहिल ने अपनी पुरसोस आंखों पर पलकों का पर्दा गिरा लिया, जबकि अशद खुद से यह सवाल कर रहा था कि मनाहिल की आंखें ज्यादा खूबसूरत हैं या इन आंखों में भरी वो चमक जो मुकाबिल को बेखुद करके उसे अपनी जानिब खींचती है। मनाहिल उसके पास से निकलकर दुपट्टा ओढ़कर वापस सोफे पर खामोशी से बैठ गई थी। तुमने टेस्ट क्यों नहीं करवाए? चलो उठो और चलकर टेस्ट करवाओ। अशहद अपने लहजे को सरसरी बनाकर बोला तो मनाहिल ने जिद्दी बच्चे की मानित नफी में सर हिलाते हुए कहा, मैं अब ठीक हूँ, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाने। आप अभी अभी आए हैं थोड़ा आराम करने। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, और हाँ, मुझे बहस करने की बिल्कुल आदत नहीं है। 2 मिनट में बाहर आओ वरना मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर अशहद कमरे से बाहर चला गया तो नाचार मनाहिल फ्रेश होने के गर्ज से वॉशरूम में चली गई। अशहद ने उसके तमाम टेस्ट करवाए और एक मारूफ डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप करवाया। तकरीबन 1 हफ्ते में वो तेजी से रुबे सेहत होती गई। इस दौरान अशहद का
انداز لیے دیے رہا، مگر وہ اس کی غذاؤں اور دواؤں سے بے پرواہ نہیں رہا، اور یہی بات مناہل کو صحت مند کرنے کا باعث بنی۔ چاہے انسانیت کے ناطے ہی صحیح اشہد، آپ نے میرے دامن میں اپنی توجہ کے پھول تو ڈالے۔ ان چند پھولوں سے ہی مجھے اپنا تن من مہکا مہکا لگ رہا ہے۔ کاش میں اور زیادہ بیمار ہو جاتی تاکہ آپ میرا اور زیادہ خیال رکھتے، میرے آس پاس رہتے۔ وہ خود سے بولتی چلی گئی۔ 2 دن بعد اشہد پھر اپنے میس جانے والا تھا، اور یہ بات اسے اس وقت معلوم ہوئی جب اشہد کرم دین کو بتا رہا تھا، ورنہ وہ خود سے تو کبھی مناہل کو اپنے جانے کی بابت نہ بتاتا۔ اور اس کے جانے کا سن کر مناہل تڑپ سی گئی۔ اس کا دل چاہا کہ اشہد کے پیروں میں بیٹھ کر اسے جانے سے روک لے، اسے بتا دے کہ تمہارے چلے جانے کے بعد وہ بھٹکی ہوئی روح کی طرح اسے تلاش کرتی پھرتی ہے۔ اس سے کہہ دے کہ میرے ستمگر، میرے صنم، یوں خود سے قریب کر کے مجھے کوسوں دور نہ کرو۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اشہد کو اپنے دل کی حقائق سے آگاہ کر دے، اسے بتا دے کہ وہ شدت کے ساتھ چاہتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، مگر اشہد کا رویہ دیکھ کر وہ رک جاتی، ورنہ اسے اپنی انا کی پرواہ ہرگز نہ تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا جہاں محبت ہو وہاں انا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رات کو وہ اپنی تمام تر ہمتیں مجتمع کر کے اس کے کمرے کا دروازہ ناک کر کے اندر چلی آئی۔ وہ غالباً سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اپنے بیڈ کا تکیہ درست کرتے ہوئے اس نے مناہل کو استحفانیہ نگاہوں سے دیکھا۔ سلیپنگ گاؤن میں بے ترتیب بالوں سمیت وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ مناہل نے خود کو بولنے پر آمادہ کیا۔ آج وہ اس سے کھل کر بات کرنا چاہتی تھی۔ آپ واپس جا رہے ہیں کیا؟ تکیہ اپنی جگہ رکھتے اشہد نے اسے بغور دیکھا، پھر سپاٹ انداز میں بولا، ظاہر ہے جاب ہے میری، مجھے واپس تو جانا ہی ہوگا، مگر میں چاہتی ہوں اس بار آپ میری پوری بات سن کر جائیں۔ مناہل تحمل آمیز لہجے میں بولی، حالانکہ اس کے اندر ایک ادھم سا مچ گیا تھا۔ اشہد یقیناً اسے ہرٹ کرنے والا تھا۔ اشہد، میں آپ کے بھائی اشر کی قاتل نہیں ہوں، آپ پلیز میرا یقین کیجیے، مجھے نیند آ رہی ہے، تم اب جا سکتی ہو۔ اشہد حسب توقع انتہائی بے رخی سے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ چند ثانیہ مناہل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر انتہائی بھنا کر تیزی سے اس کے بیڈ پر آ کر ٹک گئی اور ہٹ درمی سے بولی، میں بالکل نہیں جاؤں گی اشہد، آپ کو میری بات سننا ہوگی، پھر چاہے آپ میرے ساتھ جو سلوک کریں مجھے منظور ہوگا۔ اشہد نے اس پل مناہل کی خاموشی سے دیکھا، اور اس نے موقع غنیمت جانا اور جلدی سے شروع ہو گئی، اور پھر بولتی چلی گئی، اشہد مجھ سے جس طرح کی دوستی کا خواستگار تھا وہ مجھے منظور نہیں تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس بات کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اشر کا جنون دیکھ کر میں اور حمیدہ پھپھو دونوں ہی سہم گئے تھے، لہٰذا انہوں نے مجھے فوراً واپس ملتان جانے کو کہا، اور اسی شام اشر نے مجھ سے بدسلوکی کی کوشش کی۔ مناہل قدرے رکی، مگر دوسرے ہی پل اشہد کا مضبوط ہاتھ اس کے بازو میں پیوست ہو چکا تھا۔ اس نے حواس باختہ ہو کر اشہد کو دیکھا، جس کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ ہو چکا تھا۔ اشہد کی انگلیاں بری طرح اس کے بازو میں پیوست تھیں۔ اچانک مناہل کو تکلیف کی شدت کا احساس ہوا تو وہ بے ساختہ کراہ اٹھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مناہل کو بیڈ سے اٹھایا اور دروازے کی جانب دھکیلا۔ بمشکل مناہل نے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اگر عورت پر ہاتھ اٹھانے کو مرد کی بزدلی نہ سمجھتا تو اس وقت میں تمہارا حشر بگاڑ دیتا۔ اشہد اسے شعلہ وار نگاہوں سے گھورتے ہوئے پھنکار کر بولا، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو پھپھو کی پڑوسن فاخرہ خالہ سے پوچھے۔ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے چتایا کہ مناہل کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، ابھی اور اسی وقت، اور آئندہ کبھی اپنا چہرہ دے کر میرے سامنے مت آنا۔ مناہل نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ دور کھڑی اس کی محبت اپنی ہار پر آنسو بہا رہی تھی، اور بدگمانی کہہ کے لگاتی اپنی جیت پر مسرور پورے کمرے میں ناچتی پھر رہی تھی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ مناہل کو اس پل اپنے اندر خالی پن کا احساس شدت سے ہوا۔ اس نے ایک الوداعی نگاہ بغور اشہد کے چہرے پر ڈالی، اور پھر خاموشی سے پلٹ کر دروازہ عبور کر گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر کرم دین نے بتایا کہ مناہل آج علی الصبح ہی ملتان کے لیے نکل گئی ہے، گویا ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جا چکی ہے۔ چند پل کے لیے اشہد گمسم سا بیٹھا رہ گیا۔ مناہل سے شادی اس نے غصے اور بدلے کی آگ میں آ کر کی تھی، تاکہ وہ اس کے گرد زندگی کا گھیرا تنگ کر دے، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا۔ اشہد نے مزمل انداز میں اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا، پھر کچھ سوچ کر وہ اس کے کمرے میں آیا۔ ہر چیز بڑے ترتیب اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے قریب آیا اور دھیرے سے بیٹھ گیا۔ کمرے میں 400 اس کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ یوں ہی بے ارادہ تکیے پر اس کا ہاتھ پڑا تو مناہل کا موبائل فون اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور مناہل اپنا فون تو یہیں بھول گئی، وہ خود سے بولا۔ پھر بے ارادہ وہ اس کے میسج کو آپشن میں چلا گیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ سیو میسج کی جانب آیا تو ڈھیروں SMS اس کے سامنے آ گئے۔ اس نے ایک میسج یوں ہی کھولا اور پھر جلدی جلدی پڑھ کر ایک کے بعد دوسرا کھولتا چلا گیا۔ کاش مجھے آپ سے محبت نہ ہوتی تو آپ کی یہ بے اتنائی مجھے خون کے آنسو نہ رلاتی۔ اشہد
क्या आपको अंदाजा है कि कोई आपको कितनी शिद्दतों से याद कर रहा है, इतनी शिद्दत से कि ऐसा लग रहा है कि हर सांस कांटों से भर गई। हाँ अशद, आपकी दूरी ने मेरे अंदर कांटे भर दिए हैं और ये कांटे मुझे हर आती जाती सांस में तकलीफ देते हैं। दिल चाहता है कि इस बीमारी में ही मौत आ जाए, मगर नहीं, आपको देखे बिना मेरी रूह जिस्म से कभी आज़ाद नहीं होगी। अशद, काश आपको भी मुझसे मोहब्बत होती, तब आपको अंदाजा होता कि महबूब की बेरुखी कितना दर्द देती है, कितना रुलाती है। अशद ने मोबाइल बंद किया। उसी पल उसके अंदर एक अजीब तूफान बरपा था। उसने अपनी उंगलियों से अपनी कनपटी को सहलाया और फिर उसी बेड पर ढह गया। हाँ पुत्र, मनाहिल का इसमें कोई कसूर नहीं। मैंने खुद कई मर्तबा अशर को उसके साथ बदतमीजी करते देखा था, मगर हमीदा के मना करने पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये मनाहिल की इज्जत का मामला था और वो मेरी धी जैसी है। फाखरा खाला ने मनो अन वही कहानी अपनी गवाही के साथ उसके सामने रख दी थी जो मनाहिल ने बताई थी। वो ये बात तो जानता था कि अशर शोख मिजाज है, सनफ मुखालिफी में बहुत दिलचस्पी लेता है, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि अशर के दिमाग में धमाके से होने लगे। बार बार मनाहिल का बेबस और मासूम चेहरा उसके सामने आ रहा था। मनाहिल, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम्हें ये दुआ करने की जरूरत नहीं है कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो जाए। मुझे तुमसे मोहब्बत थी, है और आखिरी सांस तक रहेगी। फाखरा खाला उसके लिए चाय बनाने उठी तो वो खुद ही बोला। बदगुमानी के बादल छटते ही मोहब्बत पूरे आबोताब से अशद के सामने आन खड़ी हुई थी। मनाहिल यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो लाउंज में अशद को अम्मा के पास बैठे देख वो शशदर रह गई। वो आज अपनी डिग्री के सिलसिले में यूनिवर्सिटी गई थी। लो भाई, तुम्हारी बीवी आ गई, अम्मी खुशी से बोली। दामाद को अपने घर में बैठा देख वो बहुत निहाल हो रही थी। अशद ने मनाहिल को नॉर्मल अंदाज से देखा और उसके सलाम करने पर सर हिलाकर जवाब दिया। अशद बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि कुछ दिनों के लिए मनाहिल को हमारे यहाँ पास भेज दिया। उसकी बहुत याद आ रही थी और मरियम की शादी भी करीब है। अम्मा पुरशफीक लहजे में बोली तो मनाहिल परेशान सी हो गई कि अगर अशद ने अम्मी के सामने इन दोनों की नाकाम शादीशुदा जिंदगी का भांडा फोड़ दिया तो ना जाने इन पर क्या गुजरेगी। तुम दोनों बातें करो, मैं जरा किचन में मरियम को देख लूं कि उसने खाना कुछ बनाया या नहीं। अम्मा इन्हें तन्हाई फराहम करके वहां से उठ गई तो वो उठकर अशद के पास तख्त पर आ गई, अलबत्ता निगाहें झुकी हुई थी। तुम बताए बगैर वहां से क्यों चली आई? मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। फजा में अशद की संजीदा और गंभीर आवाज उभरी तो बेसाख्ता मनाहिल ने उसे शिकवा किना निगाहों से देखा, फिर एक सांस फजा में आजाद करते हुए बोली, आपको मुझे कौन सा रोकना था जो मैं आपको बताती। मनाहिल को के शिकायती अंदाज पर बेसाख्ता अशद के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जिसे देख मनाहिल अच्छी खासी हैरान रह गई। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें रोक लूं, तुम्हें जाने ना दूं? अशद दिलनशी अंदाज में बोला तो यकदम मनाहिल को ठीक ठाक गुस्सा आ गया। मैं कुछ नहीं चाहती थी और वैसे भी अब मुझे किसी भी बात की चाहत नहीं, और आप यहाँ क्यों आए हैं? वो कलस कर बोली। अभी अशद कुछ कहता कि अम्मा और मरियम किचन से बाहर निकल आई और खाने का इंतजार दिया तो मनाहिल खामोशी से अपने कमरे में आ गई। अशद अम्मा और मरियम से इस तरह घुल मिल गया जैसे यहाँ वो बरसों से आता हो। मनाहिल समझ नहीं पा रही थी कि अशद यहाँ क्यों आया है। रात को मनाहिल अपने कमरे में आने से बहुत झिझक रही थी, क्योंकि अम्मी ने अशद को मनाहिल के कमरे में भेज दिया था। अब अगर मनाहिल मरियम या अम्मा के पास सोती तो यकीनन ये बात दोनों को मालूम हो जाती कि मनाहिल और अशद के दरमियान कोई नाचाकी है, और शायद अम्मा फिर इससे नाला हो जाती। जी कड़ा करके मनाहिल अपने कमरे में दाखिल हुई तो अशद को बिस्तर पर नीम दराज मैगजीन पढ़ते पाया। खटके की आवाज पर अशद ने मैगजीन से निगाह उठाकर उसे देखा, फिर मैगजीन की तरफ मुतवज्जो हो गया। ये अंदाज मनाहिल को जला गया और वो झंझलाकर अशद के करीब आई और चिढ़कर बोली, आप तो अपने मैच जाने वाले थे, यहाँ क्यों आ गए? मनाहिल की आवाज पर अशद ने मैगजीन एक तरफ रखा और अपनी जेब से उसका मोबाइल फोन निकालकर उसके आगे लहराकर बोला, तुम्हारा फोन घर पर ही रह गया था, आप ये फोन वापस करने आए हैं? हैरत से बोलते बोलते अचानक मनाहिल को कुछ याद आया तो वो फोन पर चील की तरह मानित झुकती थी, मगर अशद ने कमाल सरत से अपना हाथ पीछे कर लिया। आप मेरा मोबाइल मुझे फौरन दे, अभी और इसी वक्त। क्यों? ऐसा क्या है इस मोबाइल में जिसे हासिल करने के लिए तुम इतनी बेकरार हो रही हो? वो उसकी तिलमिलाहट से हिस्स उठाते हुए भवें उचकाकर बोला तो मनाहिल बुरी तरह चिढ़ गई और एक बार फिर उसके हाथ से मोबाइल छीनने के लिए लपकी, मगर वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और अशद पर आ गिरी। अशद ने उसके नाजुक वजूद के गिर्द बड़ी नरमी से अपने बाजुओं का घेरा तंग कर लिया तो मनाहिल बुरी तरह सिटपटा गई। अशद छोड़े मुझे, मनाहिल तकरीबन हकलाकर बोली। अशद की सांसें उसके होश उड़ा रही थी। अब तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा जाने अशद। महकता लहजा पुरकैफ अल्फाज और अशद की जान लेवा कुर्बत मनाहिल को मदहोश करने लगी थी। अशद प्लीज, वो फकत इतना ही बोल सकी थी। शायद
अशहद को उसकी हालत पर रहम आ गया था। तभी आहिस्तगी से उसने उसे छोड़ा और वो जैसे तिलस्म कदे से बाहर आई और फिर तेजी से खुद को संभाल कर बैठी। तभी अपना मोबाइल हाथ में लेकर उसने अशहद से निगाहें मिलाए बगैर पूछा, आपने इसे ऑन तो नहीं किया था? अपना आप अशहद पर आया होने का खदशा उसे अंदर ही अंदर कपकपाए दे रहा था। हाँ किया था, जो मैसेज तुमने मुझे किए थे वो मुझ तक पहुंच गए। अशहद की बात पर मनाहिल का सर झुक गया था। बेपनाह शर्मिंदगी और खजालत के एहसास ने उसे जैसे गूंगा कर दिया। मैं दरअसल अशहद, बड़ी दिक्कतों के बाद वो फकत इतना ही बोल पाई। इस पल नादिम नादिम सी मनाहिल अशहद को बेहद प्यारी लगी। तुम तो यूं शर्मिंदा हो रही हो जैसे तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। वो उसकी नाक दबाते मुस्कुराकर बोला। तो मनाहिल ने सर उठाकर बेसाख्ता कहा, शायद जुर्म ही किया है। यकदम अशहद बिल्कुल खामोश हो गया। मनाहिल उसे चंद सानिये देखते रही। आपने जो कुछ मैसेज में पढ़ा वो सब सच है, मगर शायद आपको इन सब पर यकीन ना आए क्योंकि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। मनाहिल का ये अंदाज उसके दिल पर छुरी फेर गया था। वो बेतहाशा नादिम हो गया। मनाहिल, आई एम सॉरी, मुझसे वाकई बहुत बड़ा कसूर हो गया। इतनी बड़ी गलत फहमी का शिकार रहा, तुमसे बेइंतहा बदगुमान रहा और तुमसे मोहब्बत करने के बावजूद तुम्हें दुख तकलीफ से दो चार करता रहा। अशहद के आखिरी जुमले पर चौंकर मनाहिल ने उसे देखा। हाँ मनाहिल, ये सच है कि अलिशबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मगर मुझे कभी उसके लिए कोई खास जज्बा इतने अरसे में महसूस नहीं हुआ जो हमीदा मामी के घर रहकर सिर्फ 3 दिन में तुम्हारे लिए महसूस किया। तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगता था। शुरू शुरू में मैंने सोचा कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर ये पसंद कब मोहब्बत में ढली मुझे मालूम ही नहीं हो सका। मगर फिर जब वो कदरे ठहरा फिर गोया हुआ। सलीम भाई की जुबानी मुझे मालूम हुआ कि तुम ही वो लड़की हो जो अशर की जिंदगी में आई थी। तब मैं अपनी मोहब्बत चाहत सब भूल गया। बस याद रहा कि तुम्हारी बदौलत मेरा भाई जिंदगी हार गया। मगर अशहद, वो तड़प कर कुछ बोलना चाहती थी कि यकदम मनाहिल के होंठों पर उसने अपना हाथ रख दिया। मुझे और शर्मिंदा मत करो मनाहिल, मुझे मालूम हो गया है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। फाखरा खाला ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं बहुत नादिम हूँ कि मैंने अपनी मोहब्बत पर भरोसा नहीं किया। वो निदामत से चूर लहजे में बोला, जबकि मनाहिल का चेहरा 400 गुलाब की तरह खिल गया। बेसाख्ता उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छा, अब तमाम पुरानी बातों को भूल जाएं, मैंने आपको माफ कर दिया, वो खनकते लहजे में बोली। तो अशहद अंदर ही अंदर उसकी आला ज़र्फी का कायल हो गया। अच्छा, इतना जल्दी तुम मान गई? मैं तो समझ रहा था कि तुम्हें मनाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तुम समझदार हो, यकीनन यही सोच रही होगी कि वैसे ही गलत फहमियों में इतना वक्त बर्बाद हो गया है, अब इस हसीन रात को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वो वालहाना निगाहों से उसे देखते हुए रोमानवी लहजे में बोला। तो मनाहिल शर्म से सुर्ख हो गई। उफ, इतनी खुशफहमी ठीक है, मैं अभी भी नाराज हूँ। ये कहकर वो तेजी से उठी ही थी कि अशहद ने सरद से उसकी कलाई को थामकर अपने बाजुओं में कैद कर लिया, जबकि खिड़की से झांकते टिमटिमाते सितारों ने इनके मिलन पर मुतमईन होकर अपनी रोशनी को कुछ और भी तेज कर दिया। आज मनाहिल को अशहद की मोहब्बत और उसका एतबार दोनों हमेशा के लिए हासिल हो गया था।